साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने बता दिया था कि आपका एक मेगा रिवीजन का सेशन मैं कराने वाला हूं। हालांकि इस सेशन का जो पर्पस है वो आपका ये है कि आपका जो कि सामने जो आपका एग्जाम रखा हुआ है, जो कि आपका 29 तारीख को आपका एनटीए का एग्जाम है, जो कि आपका जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू वगैरह के लिए जो आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, वो मैंने आपको बोल के रखा है कि बहुत ही अच्छे से उस एग्जाम को पढ़ कर जाइएगा। मतलब अच्छी तैयारी करके जाइएगा, हल्के में मत लीजिएगा। एक डिसेंट पेपर होगा, एनटीए कंडक्ट कराने जा रहा है, तो आपको अच्छे से पेपर देना चाहिए। बाकी रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं होता है एक बात की बात है, बट हमें अपना अच्छा एफर्ट करना चाहिए किसी भी एग्जाम में। तो पहली पॉइंट ये हो गई है। बाकी मेगा रिवीजन के क्रम में मैंने अपने जो भी वीडियो 7-8 वीडियो मैंने डीबीटी के टाइम पे अपलोड किए थे, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल और केवल डीबीटी के लिए एप्लीकेबल है। बार बार मैं बोलता हूँ, बायोलॉजी वही रहेगी। ये रिवीजन जो मैं केवल, बस फर्क इतना है कि ये जेएनयू का एग्जाम सामने है, तो मैं आज की डेट में इसको अपलोड कर रहा हूँ या मैं इसको बना रहा हूँ। बट ये जो वीडियो होगा वो आपका यूनिवर्सल होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं, मोस्टली चूंकि हम मेगा टारगेट करते हैं, हम बड़े एग्जाम को देखते हैं, तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो आपके जेआरएफ के लिए तो डेडिकेटेड है ही है। जो वीडियो है, अब जेआरएफ आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है। आपका आईसीआर, डीबीटी, डीएसटी, कोई कुछ भी एग्जाम जो भी आपका डीबीटी, सीएसआईआर, सभी के लिए आपका एप्लीकेबल रहेगा। और इसके अलावा अगर आप कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सपोज दैट अगर आप किसी एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्रेंस के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, या अगर नीट वाले बच्चे भी अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे, तो उनको भी बहुत सारी चीजें, उनके काम की चीजें समझ में आएंगी। तो ये कहानी हो गई है। अब इस पूरे वीडियो को मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही ध्यान से इसको बैठिएगा, तो एकदम से इसको मेगा रिवीजन समझिएगा कि वन शॉट में आपको सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। तो बहुत ही धैर्य पूर्वक मैं भी बनाने जा रहा हूँ, और आप भी अपना धैर्य का परिचय देते हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी चीज़ों में मैं, समझ लीजिए कि मैं 0 से स्टार्ट करके आपको एकदम 100 तक लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपने 11th-12th या बीएससी लेवल में पढ़ा होगा, वो चीज़ों को भी मैं रिकॉल कराऊँगा। क्योंकि बच्चों के साथ अमूमन यही होता है एग्ज़ाम्स में, कि बड़ी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, आप बड़ी-बड़ी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन, दुनिया भर की चीज़ें, या आपने ग्लाइकोलिसिस का आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़, लेकिन आप बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं कि यार ये पॉइंट तो मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ को पढ़ते हुए। तो मेरा जो फोकस रहेगा, मैं आपको 0 से स्टार्ट करूँगा और मैं आपको 100 लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है? इस पर्टिकुलर रिवीजन में आपको छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। और क्या-क्या, बहुत, चूँकि ऑब्वियस सी बात है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ग्लाइकोलिसिस और ईटीएस को आप एक पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बाँध सकते हैं। बट फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या कुछ भी ऐसा कंटेंट जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है, या हो सकता है कि आपने पढ़ाई करते वक्त उस चीज को भूल रहे हो, या उस चीज को आपने स्किप कर दिया हो, तो उसको एक बार जाके दोबारा देख सके। और मेरे एंड से ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो मैंने उन्हीं उन्हीं चीजों को उठाया है। ठीक है? तो इसको समझते हुए चलिएगा। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जो मैंने कुछ फिगर्स वगैरह लगा दिए हैं, और बाकी यही सारा चीज रहेगा कि आपको चार्ट, फिगर और इन्हीं सब के माध्यम से पढ़ाऊंगा। कोई यहाँ पे लिटरेचर बहुत बड़ी मैं यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, बस आपको मोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले क्या होता है, अब चूंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो अगर आप सिंपल सी कहानी जाते हैं, अगर मैं प्लांट्स के केस में बात करता हूँ, या कुछ भी अगर आप बात करें, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सन से एनर्जी आती है, उससे इंपॉर्टेंट होगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, यही ग्लूकोज आपके ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, और ग्लाइकोलिसिस से आपका पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और ग्लूकोज जो होता है, ये आपके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो 2 पॉइंट हमने समझ लिया। अब जब ये आपका पायरुवेट बनता है, इसके पास 2 रास्ते होते हैं बेटा। ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत सारे फिगर्स लगे हैं, एकदम से आपको पूरा मतलब समझा के मैं भेजूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पायरुवेट के पास 2 रास्ते हैं। या तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब करेगा तो हम उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। और जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यही आपका सेलुलर रेस्पिरेशन में कहानी में आता है। अब क्या-क्या फीचर्स होते हैं, इनको समझ लीजिएगा। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। एनारोबिक है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपका वाटर एंड CO2 होता है, यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनता है, और CO2 भी रिलीज होता है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट चार्ट लगा रखा है कि कहाँ पे CO2 रिलीज होता है और किस पाथवे में आपका CO2 रिलीज नहीं होता है। तो याद रखिएगा, फर्मेंटेशन में या तो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, और या तो आपका इथेनॉल वाला फॉर्मेशन होगा। तो इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे।
इसके बाद टोटल क्या होता है कि जो आपके नेट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन चलाते हैं तो पायरुवेट से क्या होता है कि इसी पूरे स्टेप में जब आप पूरी प्रोसेस को अभी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे आपके दो एटीपी का फॉर्मेशन सीधे सीधे होता है, और इसके अलावा भी आपकी एनएडीएच वगैरह बनती है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वो भी एटीपी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और बीच में आपका क्रैप साइकिल भी चलेगा, दुनिया भर की चीजें होंगी जब आप इस स्टेप में आएंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप में आएंगे बेटा। तो कुल मिला के जो आपको नेट गेन ऑफ द एनर्जी मिलता है वो आपका 32 एटीपी का होता है, और ये डिपेंड करता है, हालांकि यहाँ पे 30 या 32 आप मान के चलेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे रहता है कि कौन सा सटल, क्योंकि जो आपका ग्लाइको, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा कि जब आप ग्लाइकोलिसिस से जब आप एटीपी का फॉर्मेशन करा रहे होते हैं तो यहाँ पर जो इस स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में जो आपको एनएडीएच मिलता है ये सीधा मतलब इंटर नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इसीलिए इसको एक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से इसको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शटल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हुए जाइएगा, मतलब बेसिक पढ़े होगे तो बहुत मजेदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो वो क्या होता है, शटल सिस्टम होता है। शटल में भी आगे मैंने इसका फिगर लगा रखा है, या तो आपका मैलेट शटल होगा, और या आपका एक आपका दूसरा शटल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक आपका मैलेट और स्पार्टेट होता है, और एक आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड शटल होता है। तो जब ये मैलेट शटल से जाता है तब ये आपका टोटल 32 एटीपी आपको देखने को मिलता है, और जब आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड से जाता है तो आपका 30 एटीपी आपको फाइनली देखने को मिलती है। बाकी अभी आगे मैं इसको पूरा क्लियर कर दूंगा, तो अभी आपको इतना नहीं जानना है, बस हमने इतना समझ लिया। इसके बाद अगर आप एनरोबिक रेस्पिरेशन में आएंगे तो जो आपका नेट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो आपका 2 एटीपी जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कितने एटीपी आपको मिलता है जब आप फर्मेंटेशन कराते हैं, चाहे आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करा लीजिए और चाहे आप इथेनॉल फर्मेंटेशन करा लीजिए, आपको दोनों ही केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 एटीपी देखने को मिलेगा। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक फिगर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, जब मैं इस फिगर को पढ़ रहा था बुक से, मतलब इस पूरे ग्लाइकोलिसिस को, तो वहां पे मुझे मिला, और मुझे रिसेंट में ही मैंने एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया जो कि आपके सीएसआईआर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट, देख लीजिएगा शायद आपको याद भी आ जाएगा, कि कौन सा आपका मोस्ट रिड्यूस स्पीसीज है या मोस्ट ऑक्सीडाइज स्पीसीज है। तो उसमें बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला दिए गए थे केमिकल के। तो यहाँ पे आप एक चार्ट लगा हुआ है कि चूंकि जब आपने पढ़ा होगा कि दो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन होता है और एक आपका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ही बेसिक चीज है, याद रहना है, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन के टर्म में जो रिड्यूस कंडीशन जो होता है, जिस जो H प्लस को ग्रहण करता है, गेन करता है, उसको मैं रिड्यूस कहूंगा, और जो लॉस करता है वो मैं क्या कहूंगा, ऑक्सीडाइज कहूंगा। तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सा है, तो ये आपका CO2 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बाद में अगर आप किसी और स्ट्रक्चर में जाएंगे, मीथेन है जो कि आपका सबसे ज्यादा रिड्यूस स्टेट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कभी मान लो कि ऐसे दे दा और पूछ लेगा कि बताओ भैया इसको सजा दो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका मीथेन है, फिर आपका मिथेनॉल आएगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड आएगा, फिर आपका फॉर्मिक एसिड आता है। तो इस तरीके से है। बाकी सबसे जो ऑक्सीडाइज कंडीशन होगी जहां पे हाइड्रोजन आपको नहीं देखने को मिल रहा है, वो आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज स्टेट कंडीशन होगी। बाकी आपने बहुत सारी चीजों को इसमें पढ़ा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपनी कॉपी में, मैं आपको अभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड कहाँ पे आपने पढ़ा है। ठीक है, और बायोलॉजिकल इनका क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब दूसरे चार्ट की तरफ मैं चलता हूं, जहां पे ये टेबल बना हुआ है कि सेलुलर लोकेशन ऑफ द एनर्जी पाथवे इन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स में क्या क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे न्यूक्लियस मुझे देखने को नहीं मिलता है, यूकैरियोट में मुझे न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और बढ़िया बढ़िया मुझे सेल ऑर्गेनेल भी देखने को मिलते हैं। बहुत ध्यान से बेटा समझते जाना, बस कुछ नहीं करना है, केवल देखते जाना है, और जब दोबारा आके देखना ना, पहली बार मेरे साथ पढ़ लो, देख लो, दोबारा जब आना तब इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, अभी पहले बस कलम कॉपी रख कर केवल सुनते जाओ कमेंट्री, जैसे आप कभी रेडियो पे जब आप आकाशवाणी पे मैच सुनते थे ना, बस आपको केवल मैच सुनना है और फील लेना है कि हाँ सचिन ने चौका मारा कवर ड्राइव, तो उस तरीके से गया होगा। ठीक है, तो बस अभी आप केवल रख दीजिए और केवल आप सुनते जाइए। तो प्रोकैरियोट्स में मैंने बता दिया आपके न्यूक्लियस नहीं था, यही सारी कहानी थी। तो न्यूक्लियस है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का भी उतना ज्यादा लोचा यहाँ पर था नहीं। तो जो भी यहाँ पे प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे दिया गया है कि साइटोप्लाज्म आपको में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में आपको साइटोप्लाज्म ही देखने को मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होता है, रेस्पिरेटरी चैन या पायरुवेट का ऑक्सीडेशन जो होता है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जब भी आपसे पूछेगा कि कहाँ पर प्रोकैरियोट्स में होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आपको कहां देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट्स के केस में, तो हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाए जाते हैं। बस दो बातें आपको याद रखनी है। अब अगर मैं यूकैरियोट्स में आता हूं तो मुझे बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिला है। न्यूक्लियस है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, तो सबका अपना अपना काम डिसाइडेड है। अगर मैं साइटोसॉल की बात करता हूं, साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां मेरा क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, फर्मेंटेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जब मैं आऊंगा तब यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस होगी जहां पे आपके इनर मेम्ब्रेन है, वहां पे रेस्पिरेटरी चैन आपको देखने को मिलेगा, और सिट्रिक एसिड साइकिल मैट्रिक्स में जो है वो आपको सिट्रिक एसिड साइकिल और पायरुवेट का ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो ये चार्ट बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको समझा दिया हूं। ये पर्टिकुलर स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे मोटे मोटे 3-4 चीजों के बारे में बात किया है। मैं वापस से इसको हाईलाइट कर देता हूं। कहानी की शुरुआत ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से हुई, वो हमने समझ लिया। एरोबिक में जब जाएंगे तो हम 30 एटीपी लेकर जाएंगे, एनारोबिक में हम केवल 2 एटीपी लेकर जाएंगे। यहाँ पर या तो मेरा लैक्टिक एसिड बनेगा या तो मेरा इथेनॉल बनेगा। सेलुलर लोकेशन के बारे में हमने बात कर लिया। प्रोकैरियोट्स में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का लोचा नहीं है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही सारी कहानी होनी है, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो सर ने बताया रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ आपको मिलेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिलेंगे। जब मैं यूकैरियोट्स में आता हूं तो मुझे ग्लाइकोलिसिस कहां देखने को मिलेगी, मुझे साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया की जब मैं बात करता हूं तो इनर मेम्ब्रेन में आपका ईटीएस चलता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते भी बताया है। इनर को जब आप आई लिखते हो ना, तो इसको ई पढ़ना शुरू कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगा वो ई से उठा के इनर लिख देना, तो ये आपका काम बन जाएगा। मैट्रिक्स में जो होगा वो आपका साइट्रिक एसिड साइकिल होगा, या आपका क्रेब्स साइकिल होगा, या आपका पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड को मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा-सा इसी चीज़ को और इलैबोरेट करके यहाँ पे दिया है। जैसे ग्लाइकोलिसिस या सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस पायरुविक ये आपका पायरुवेट बनेगा। फिर आपका पायरुवेट बनने के बाद पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे आपका एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। हालाँकि यहाँ पे लिखा नहीं है, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है, ये आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है। अब यहाँ पे भी इसकी कहानी समझ लो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बेटा। हो ये रहा है कि आपका ग्लूकोज जो है वो आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जब आपने ग्लाइकोलिसिस किया तो ये आपको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में मिल गया। लेकिन जब आप एसिटिल कोएंजाइम बनाते हो तो ये आपका 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो यानी कि 3 कार्बन से मुझे 2 कार्बन लाना है, तो मुझे क्या करना होगा, CO2 हटाना होगा, कार्बन को हटाना होगा। तो यानी कि ये आपका पायरुवेट का क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं। या कुल मिला के उस पूरी प्रोसेस पे जब आप जाएंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है, जो आपके बहुत सारे एंजाइम्स वहां पे बहुत ही मेगा रोल प्ले करते हैं। और ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है, ये फर्दर आपके क्रेब्स साइकिल में जाता है, और जिससे क्या निकलता है, आपका CO2 एंड वाटर वगैरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी की सिंथेसिस होती है। बाद में आपको अल्टीमेटली आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहानी कब होगी, जब आपका ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा। राइट। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, अगर आपका ग्लूकोज से पायरुवेट बना और ऑक्सीजन नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लैक्टिक एसिड बना लो, या तो आप अल्कोहल बना लो। कहानी यहां तक समझ में आ गई। अब इसी के बाद थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका मेजर कोई भी डाइटरी सब्सटेंस खाते हैं तो आपके पास तीन ही मेन चीज होता है, या तो आप फैट खा रहे होगे, या प्रोटीन होगा, या कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इन पूरे चीजों में जो सबसे ज्यादा कॉमनली रेस्पिरेटरी सबस्टेंट यूज किया जाता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्योंकि अभी भी आपने देखा कि कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है, ग्लूकोज से स्टार्ट हो रही है। तो ग्लूकोज जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आपकी कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सबस्टेट आप कौन सा यूज करते हैं, तो मैं क्या आंसर करूंगा, मैं कार्बोहाइड्रेट को टिक करूंगा। इसके बाद अगर मैं टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो आपकी दो तरीके की टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन होता है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया है, तो मैंने ये लगा दिया है। ठीक है। टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर हो सकता है, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हमने समझ लिया, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक होगा, या तो फिर क्या होगा, आपका एनारोबिक होगा। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में जब आप आते हैं तो ये आपका दो तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक आपका फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है, और एक आपका प्रोटोप्लाज्मिक होता है। बस आपको यहाँ पे केवल मैं ट्रिक से याद करा रहा हूँ, यहाँ दुनियादारी अंदर में नहीं जाना है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या होता है, अगर आपका एफ से फ्लोटिंग लिख लेना, एफ से फैट लिख लेना, या कार्बोहाइड्रेट, जब ये आपके इन्वॉल्व होते हैं तब हम इसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब आपका प्रोटीन, पी से प्रोटोप्लाज्मिक, जब आपका प्रोटीन इन्वॉल्व होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बाकी ये आपका एनसीईआरटी में लिखा है, तो एनटीए कहीं पर भड़क ना जाए, एनसीईआरटी को उठा के क्वेश्चन ना फ्रेम कर ले, इस वजह से ये मैंने आपको स्लाइड लगाई है। बाकी रेस्पिरेशन वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो ये इसका बेसिक इक्वेशन होता है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 एंड वाटर का इवोल्यूशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत ही बेसिक बातें मैंने आपको समझा दिया।
अब थोड़ा-सा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मेजर पाथवे फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के क्या-क्या पाथवेज़ हैं। तो इंपॉर्टेंट पाथवे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो इम्बेडेड मेयर हाफ पाथवे होता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में पूछ लिया ईएमपी पाथवे पूछ लिया तो कहोगे यार सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, ये क्या कह दिया, कुछ नया चीज पूछ लिया। तो ईएमपी का मतलब होता है इम्बेडेड मेयर हाफ, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इसी वजह से ग्लाइकोलिसिस को इम्बेडेड मेयर हाफ कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम पायरुवेट या लैक्टेट में करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। और ग्लाइकोलिसिस मेरी होगी कहां पर, तो मैं क्या कहूंगा, साइटोप्लाज्म में मेरा होगा। दूसरी प्रोसेस में आपका सिट्रिक एसिड साइकिल आता है, इसका दो नाम और याद रखिएगा, इसको क्रैप साइकिल कहते हैं, हैंस क्रैप के नाम पे पड़ा है। और इसमें बहुत सारे जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं, याद रखना इसका स्ट्रक्चर जब बहुत डिटेल में जाके पढ़ना तो तुमको 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे वो आपको हर मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल कहा जाता है। समझ में आ गई बात। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू CO2 होता है। क्रेब साइकिल इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट फैट या अमाइनो एसिड थ्रू एसिटिल कोएंजाइम है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं से भी आपका मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम है, अल्टीमेटली क्या है भाई, ग्लूकोज से तो तुम इस पाथवे से ले आए एसिटिल कोएंजाइम है, अमाइनो एसिड को अगर तुमने तोड़ा तब भी तो एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्म में लेकर आओगे। तो जो कॉमन एसिटिल कोएंजाइम ए के बाद जो एक कॉमन प्रोसेस होता है, चाहे वो तुम ग्लूकोज से लाए, चाहे तुम प्रोटीन से लाए, चाहे तुम फैट से लेकर आए, लेकिन उसको जो अल्टीमेटली एम था वो मैंने एसिटिल कोएंजाइम में तोड़ा और एसिटिल कोएंजाइम ए को मैंने इस तरीके से इस पाथवे में लेकर आया जिसको मैंने क्रैप साइकिल का नाम दे दिया। तो कॉमन जो रहेगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट फैट या प्रोटीन या कुछ भी अगर आप बेटा कर रहे हो तो उसका जो कॉमन होगा वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। कहानी क्लियर। इसके बाद दो तीन चीजें और हैं, हालांकि ये अपने ब्रॉड में पूरा एक चैप्टर ही इनका होता है, बट अभी केवल मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसका समझा देता हूं। तो जैसा कि आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। यहाँ पे हम ग्लूकोनियो, नियो का वर्ड होता है नया जोड़ लेना, कि द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज को तुम बनाओगे लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, मतलब मैं ग्लूकोज की सिंथेसिस करूंगा लेकिन मैं किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से करूंगा, चाहे वो अमाइनो एसिड हो सकता है या ग्लिसरॉल हो सकता है। इसीलिए मैं इसको क्या कहूंगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहूंगा। ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, ये आपको पता होगा, ग्लूकोज से बनाना, इसको मैं ग्लाइकोजन कहूंगा। ग्लाइकोजन के बारे में भी मैंने अभी आपको बहुत सारी बातें रटाई हुई हैं जब भी हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। ग्लाइकोजन के बारे में 3 बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। भाई मैं ऐसे ही पढ़ा पाऊंगा, इस तरीके से अब नहीं चलेगा कि ग्लाइकोजन का नाम आया तो तुम सोचो कि क्या चीज है और सर बताएंगे। अब सर नहीं बताएंगे, सर आपसे पूछवाएंगे कि आपको क्या पता है, ठीक है। तो 3 बातें ग्लाइकोजन के बारे में लिखिएगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देना। जीनोलाइसिस मतलब तोड़ देना, तो ग्लाइकोजन को आप तोड़ रहे हैं, उल्टा लेकर जा रहे हैं, तो मैं इसको क्या कहूंगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस कहूंगा। और एक आपका और आता है जिसको मैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहता हूं, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट इसको बोला जाता है, या डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, जो कि दिस पाथवे इज एन अल्टरनेटिव टू द ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। तो ये भी इसी तरीके से रोल प्ले करता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डेडिकेट करूंगा क्योंकि ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अपने में ही एक बहुत रहस्य है, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अब कुछ और पॉइंट्स की तरफ अगर मैं आता हूं तो मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आपकी बॉडी में, क्योंकि हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो यहीं पर हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की मैं बात कर लेता हूं कि आपके रिसेंट ईयर में एटलीस्ट 6 ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर या उससे ज्यादा डिस्कवर हुए हैं जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, जो कि टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। फॉर इंस्टेंस ग्लूट 1 जो होता है वो आपके एरिथ्रोसाइट्स में होता है, और ग्लूट 4 जो होता है वो आपके स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। अब यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई, लेकिन जो मेन कहानी इस पैराग्राफ को आपको याद रखना है बेटा, और वो आपको पैराग्राफ को इस तरीके से याद रखना है, मैं आपको बता देता हूं कि इंसुलिन जो आपने पढ़ा होगा, ब्लड जो कि आपका पैनक्रियास से रिलीज होता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डिफिशियंसी से आपकी डिजीज होती है, डायबिटीज होती है। डायबिटीज 1 2 के बारे में 4 बातें लिखिएगा अपनी कॉपी पे। इंसुलिन इंक्रीज द नंबर एंड प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ द ग्लूट 4 को बढ़ाता है इन द स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। इन टाइप 2 डायबिटीज जब आपकी होती है जिसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, उसमें आपके ग्लूट 4 जो होता है उसका रिडक्शन हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हो पाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज होता है तो कौन सा ग्लूट ट्रांसपोर्ट आपका कम हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ग्लूट 4 जो है वो मेरा कम हो गया, ठीक है।
इसके बाद द अकरेंस ऑफ अनइंटरप्टेड ग्लाइकोलिसिस इज वेरी एसेंशियल इन द स्केलेटल मसल ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। जब आप करते हो कि भाई आप दौड़ भाग कर रहे हो तो आपको बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस समय आपको कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई होती है, वेयर ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे इस क्योंकि आप एनर्जी की सप्लाई इतनी जल्दी तो नहीं मिल पाती है। तो ग्लाइकोलिसिस इन द एरिथ्रोसाइट लीड टू द लैक्टेट प्रोडक्शन करता है सिंस माइटोकॉन्ड्रिया द सेंटर फॉर एरोबिक ऑक्सीडेशन आर अपसेट। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूँ, अगर मैं एरिथ्रोसाइट्स की बात करता हूँ, तो वहां पे जो एनर्जी ली जाती है वो लैक्टेट के प्रोडक्शन के फॉर्म में ली जाती है, क्योंकि वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ये मैंने आरबीसी जब सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया बाकी चीजें पढ़ाया तो मैंने बताया था कि आरबीसी जो होता है, चूंकि इसका मेन काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है और ये ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बाइंड हो सके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसी वजह से आरबीसी में सारे सेल ऑर्गेनेल प्रकृति ने मतलब सिस्टम ने निकाल दिया, कहा कि हमको इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसी वजह से जो ये फर्जी के मतलब कह सकते हैं कि अभी इनकी आवश्यकता नहीं है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को मैं हटा देता हूँ। तो इसी वजह से ग्लाइकोलिसिस जो आपके एरिथ्रोसाइट्स पे होता है वहां पे लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब अगर मैं आगे चलता हूं, ये आपको मैंने एक चार्ट दिखा दिया है, बहुत ही बेसिक चार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल एक कहानी ये होती है, इन्होंने 32 और 38 एटीपी का कॉन्सेप्ट दिया है। इसकी इसकी भी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपका एनएडीएच होता है, बहुत पहले के टाइम पर क्या था कि इसमें मानते थे कि 3 एटीपी आपको मिलता है जब एनएडीएच आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आप मूव कराते हैं। लेकिन जब रिसेंट स्टडी फाइंड हुई तो उसमें इसको 2.5 माना गया। और इसी तरीके से पहले एफएडीएच2 को 2 एटीपी के बराबर मानते थे और इसको फिर बाद में 1.5 माना गया है। तो जब आप 2.5 की वैल्यू से कैलकुलेट करोगे तब आपको 30 या 32 मिलेगा। वो भी शटल के ऊपर डिपेंड करेगा किस शटल पाथवे से आपने ग्लाइकोलिसिस वाले एनएडीएच को आप लेकर आए हो। ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल है, यही 30 और 32 का फर्क करता है, याद रखिएगा। 30 या 32 या 38 या 36 एटीपी। ठीक है, इसका जो फर्क आता है ये इसी 2 एनएडीएच की वजह से आता है, क्योंकि इस 2 एनएडीएच को आपको शटल सिस्टम के माध्यम से लेकर जाना होता है। आगे फिगर लगा है, समझा दूंगा। ठीक है, तो ये कहानी हो जाती है। बाकी कहाँ-कहाँ एटीपी बन रही है, क्या-क्या हो रहा है, वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस जब होता है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, 2 जगह पे होता है जहाँ की आपकी एटीपी बनती है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि उसी समय आपको एटीपी का फॉर्मेशन दिख जाता है। चूँकि इस ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करने में एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में कि कोई भी चीज़ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, तो किसी भी चीज को आपको करने के लिए कुछ एनर्जी देनी होती है। तो इस ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करने में, चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा स्लाइड्स हो जाता तो मैंने उसको यहाँ पे नहीं पेस्ट किया, बहुत ही बेसिक है ग्लाइकोलिसिस आपका। तो चूंकि यहाँ पे दो तरीके का फेज होता है, एक आपका प्रिपरेटरी फेज होता है और एक आपका मतलब फाइनल फेज होता है। तो इनिशियली क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस को जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में लाते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम एटीपी खर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में लाते हैं, फिर फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट में लाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको 2 एटीपी कंज्यूम करनी होती है। तो चूंकि हमने पहले स्टेप में 2 एटीपी कंज्यूम की है और बाद में हमारी 4 एटीपी बनती है, तो 4 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो नेट गेन जो हमारा आता है ग्लाइकोलिसिस में, वो मेरा 2 एटीपी का आता है। और बाकी अगर आप एनएडीएच को ले जाओगे तब उसको कैलकुलेट करोगे तो ये 8 या 7 के बराबर आएगा। ठीक है, बाकी ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। सिट्रिक एसिड साइकिल में भी आपसे पूछा जाता है कि एक स्टेप होता है जहां पे आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है, और वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जीटीपी के बराबर आपका बनता है, जिसको हम इक्विवेलेंट एटीपी मान लेते हैं, बट एक्चुअली में वहां पे जीटीपी बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स होते हैं, बाकी इसको हम अभी आगे डिटेल में समझ जाएँगे। तो ये कहानी हो गई है जिसको मैंने आपको समझा दिया, इस चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। अब थोड़ा-सा और देख लेते हैं, मेजर पाथवे फॉर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज जो है ये आपके स्टोरेज के फॉर्म में जाएगा, तो या तो ग्लाइकोजन बनेगा या सुक्रोज बनेगा या स्टार्च बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसके बारे में कवर करके रखी है। प्लांट में स्टोरेज का फॉर्म जो होगा वो स्टार्च होगा, एनिमल में ग्लाइकोजन होगा, और जो मूवमेंट कराएगा, जो शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट वाला जो काम होता है वो आपका सुक्रोज के फॉर्म में होता है। और सुक्रोज क्यों होता है, क्योंकि ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसी वजह से इसको पिक किया गया है कि ट्रांसलोकेशन में हम इसको पिक करते हैं। इसी तरीके से आपका ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट बन जाएगा, और एक आपका ऑक्सीडेशन वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से बनता है, तो वो आपका रिबोज राइबोज 5 फॉस्फेट होता है। बस आपको इतनी कहानी याद रखनी है। बाकी ग्लाइकोलिसिस जब आपकी होती है तो इसमें 10 स्टेप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 स्टेप का रिएक्शन होता है, 10 सक्सेसिव रिएक्शंस होते हैं, 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। अल्टीमेटली आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है, स्टोइकोमेट्री जो केमिस्ट्री की है वो मेंटेन रखना है। तो चूंकि ये 6 कार्बन है, पाइरुवेट आपका 3 कार्बन का है, चूंकि 2 मॉलिक्यूल बनाओगे तभी तो 2 तिहाई 6 होगा। तो ओवरऑल स्टोइकोमेट्री जो होती है वो रिएक्शन की मेंटेन रहती है, समझ रहे हो।
अब यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, मेरा लैक्टेट बन जाएगा। फर्मेंटेशन इन लैक्टेट इन विग्रसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इन एरिथ्रोसाइट इन सम अदर सेल्स एंड इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इवन अभी सीएसआईआर के 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, शायद ये एरिथ्रोसाइट वगैरह में पूछा था कि क्या बनता है। तो ये आपका लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। और जो आपको थकान वगैरह आती है उसी समय ही आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फटीग फील होता है। इसके बाद अगर आपकी एरोबिक कंडीशन होगी तो पायरुवेट से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ठीक है, ये आपका 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ये आपकी पूरी कहानी में आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी, जिससे आपका CO2 वाटर रिलीज होगा। बाकी ये होगा कहाँ, आपके आपके एनिमल, प्लांट एंड मैनी माइक्रोबियल सेल्स अंडर एरोबिक कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी कहानी जो होती है ये हाइपॉक्सिक या एनारोबिक कंडीशन एक और होती है, जहां पे आपका फर्मेंटेशन इन द टू इथेनॉल में प्रोडक्शन होता है, जो कि आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, और इस केस में आपको इथेनॉल बनता हुआ दिखेगा। अब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रक्रिया में, जो मैं बार-बार कभी भी मैं आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाता हूँ या मैंने कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, तो मैंने 2 चीज पे आपको गौर ज़रूर कराया है कि इस पूरे पाथवे में जब आप देखोगे कि ये पूरी कहानी यहाँ पे चली है, अगर मैं इसको थोड़ा-सा अभी मैं आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? अगर इस पूरे पाथवे को बेटा अगर आप देखना चाहोगे, तो यहाँ पर आपको CO2 इवॉल्व होते हुए दिख रही है, यहाँ पे CO2 इवॉल्व होते दिख रही है, यहाँ पे आपको CO2 बनते दिख रही है, लेकिन इस प्रोसेस में आपको CO2 नहीं बनते हुए दिख रही है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि किसमें आपको CO2 इवॉल्व होते नहीं दिख रही है, तो जिसमें आपका लैक्टेट बन रहा है उसमें आपको CO2 नहीं बनते दिख रही है। और ये जो लैक्टेट होता है, अगर आपसे पूछा गया कि पायरुवेट और लैक्टेट में क्या सिमिलरिटी है, तो पायरुवेट और लैक्टेट में ये सिमिलरिटी है कि दोनों ही आपके 3 कार्बन कंटेनिंग के मॉलिक्यूल्स हैं। कहानी समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये जितने पॉइंट्स हैं इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन रखे रहिएगा। अब थोड़ा-सा मैं आगे चलता हूँ, और जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, हालाँकि बहुत सारी चीज़ें मैंने कई सारे बुक से उठाया है, तो काफ़ी चीज़ें एक साथ पेस्ट हो गई है, मतलब वो 1-2 बार रिपीट हो गई है, तो उसको हम मिनिमाइज़ कर लेंगे। तो अब इसको समझते जाइए। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। टर्मिनल ऑक्सीडेंट जो होगा वो आपका ऑक्सीजन होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। नेसेसरी ऑक्सीजन डिपेंडेंट ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए। ग्लाइकोलिसिस जब आपकी स्टार्ट होती है, उस समय आपका ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी हो जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये आपकी प्रोसेस आती है, तो उस समय आपका ऑक्सीजन प्रेजेंस होना बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? द फाइनल एक्सेप्टर फॉर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल बात याद रखिएगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब आप जाते हैं, तो वो जो एक्सेप्टर होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है? बाकी यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन आपको याद रखना होगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और एनारोबिक कंडीशन जो होती है ये आपके कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में होगी, ऑक्सीजन के बिना होगी, और बहुत ही कम अमाउंट में आपकी एनर्जी रिलीज होगी। द कॉमन प्रोडक्ट रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, जो अभी हमने समझ लिया। कंपाउंड सच एज सल्फेट, फ्यूमेरेट या नाइट्रेट एक्ट एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी काम करते हैं, ये आपको कहीं-कहीं पर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये एथाइल अल्कोहल वाली स्टोरी हो जाती है। इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ईस्ट का नाम लेंगे, और कुछ बैक्टीरिया, और बहुत ज्यादा आप जाओगे तो पैरासिटिक वर्म में भी आपको देखने को मिलता है, जहां पे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। In microorganism, the term fermentation is often used to place of anaerobic respiration. वहां पे भी आपको बहुत जगह पे fermentation देखने को मिलता है। इसके बाद आपका in higher organism anaerobic respiration occur as a temporary measure. ठीक है, तो वो कभी कभी हमारे केस में देखने को मिलता है, बट ओवरऑल स्टोरी यही होती है। कहानी अभी हमने इस फिगर को अभी आपको मैंने समझा दिया है, तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस, शायद ये फिगर भी वापस से दोबारा पेस्ट हो गया, बट एक अच्छा फिगर है, आपको ये बढ़िया फिगर बनाया गया है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, 2 एटीपी आपकी बनी, और 2 एनएडीएच आपका बना। ठीक है, लेकिन जब आपने फर्मेंटेशन की प्रोसेस आई, उस फर्मेंटेशन में 2 पायरुवेट से जो मॉलिक्यूल था, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन होती है, जिससे 2 लैक्टिक एसिड का आपका फॉर्मेशन हो गया है, राइट? अब इस स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, कार्बन नंबर उतने ही है। और अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है कि आपको कंटिन्यूअसली ग्लाइकोलिसिस चलाते रहना है। तो जब आपको ग्लाइकोलिसिस चलाते रहना है, तो जब पहला स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से समझो यार। जो आपका ये पहला स्टेप है, ठीक है?
इसमें क्या है कि आपका Na+ आपको चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके NADH बना ले। अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा नहीं करा पाएँगे, तो ये NADH आपको खाली नहीं मिलेगा। NADH कब खाली होगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और ये NADH वापस से Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अब इसको 3 रास्ते तय करने हैं। कौन-कौन से 3 रास्ते तय करने हैं? पायरुविक एसिड बनाओ, उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बनाओ, ये एक प्रोसेस हो गई और एसिटिल कोएंजाइम ए के बाद आप इसको क्रैब साइकिल में लेकर जाओ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेकर जाओ। तो चूंकि क्या होता है कि जब आपका ये बहुत ही सडन आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इतना लंबा जाने की मतलब जा नहीं पाते हैं ये, मतलब थोड़ा-सा इनको बहुत जल्दी-जल्दी एनर्जी चाहिए होती है। तो उस केस में क्या होता है कि उतना दूर ना जाके सिस्टम क्या करता है, पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि आपका Na+ फ्री हो जाता है और ये Na+ वापस से जाके क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करके इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो समझ में आ गई कहानी, क्यों हमने यहाँ पे ये वाली कहानी पढ़ी? अब इसी तरीके से इस फिगर के माध्यम से ये भी समझ लो कि ग्लाइकोलिसिस जब हुई, पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन में भी यही कहानी है। लेकिन क्या था कि पायरुवेट के बाद यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन होना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके एसिटिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनता है। एसिटिल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जिंक डिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है, एंजाइम है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर भी आपकी वही स्टोरी आ जाती है कि आपका Na+ जो है वो आपका फ्री हो गया है और वो जाके इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेगा। बाकी इन दोनों ही प्रोसेस में जो आपको सिमिलैरिटी बेटा याद रखनी है, वो सिमिलैरिटी मैं आपको बता देता हूं कि दोनों ही प्रोसेस में जो सिमिलैरिटी है, 2 एटीपी आपको दोनों ही प्रोसेस में आपको बनती हुई नजर आ रही है। और तो कोई यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही प्रोसेस में डिसिमिलैरिटी क्या है, ये मुझे बता दो। तो इस प्रोसेस को देख के मैं ये बता सकता हूं भैया कि लैक्टिक एसिड वाले में मुझे CO2 नहीं बनती हुई दिखी है, लेकिन इथेनॉल वाले में मुझे CO2 का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो ये कहानी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी ये मैंने चार्ट लगा दिया है, एरोबिक और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। बाकी अब इतनी कहानी समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो आपके साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। फर्मेंटेशन आपका साइटोप्लाज्म में होगा, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं देखने को मिलेगी और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको देखने को मिलेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको CO2 एंड वाटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मे और मे नॉट भी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ पे होगी? लैक्टिक एसिड वाले कहानी में। अब आप देखिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड वाली कहानी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, लेकिन जब इथेनॉल वाली कहानी रहेगी तो वहां पे CO2 आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी हो गई। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, वाटर इज यूजली नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। 3 स्टेप यहाँ पे होंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट होगा। राइट। तो इस तरीके से ये आपको पढ़ लेना है, बेसिक चार्ट है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम रिएक्शन हब बोलते हैं। सारी कहानी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है। बाकी ये स्ट्रक्चर आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बायोलॉजी में 11th-12th में आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। स्ट्रैंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, यही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए होता है। मैट्रिक्स में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और क्रिस्टी आपको देखने को मिलती है। तो थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो मैंने अभी बताया ना, क्रिस्टी क्या है, मैट्रिक्स क्या है, तो वो अपने लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया उठा लेना एनसीईआरटी में और एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिकली पढ़ लेना। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे बताता हूं। अब चूंकि हम एटीपी को बनाने जा रहे हैं, तो दो चार बातें मैंने एटीपी के बारे में भी लगा दी है, जो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपसे एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और वो प्रश्न क्या हो सकता है कि टर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, टर्म एटीपी जो है वो आपके कार्ल लोहमैन ने दिया था। और फिट्स लिपमैन जो है, इनको फादर ऑफ एटीपी साइकिल कहा जाता है, क्योंकि डिस्कवरी द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द एटीपी, मतलब कुल मिलाकर जो एटीपी की स्टोरी में जो भूमिकाएं थी कि एटीपी किस तरीके से अपना कार्य करता है, कैसे उसकी सिंथेसिस होती है, कैसे उसका ब्रेकडाउन होता है, तो उसके रोल में लिपमैन ने एक बहुत बढ़िया भूमिका निभाई थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ एटीपी साइकिल कहा जाता है। राइट। और ये जेएनयू बीएचयू एनटीए के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप जेएनयू बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे पुराने में, तो आपको ये बहुत ही फेमस एमएससी एंट्रेंस का क्वेश्चन या पीएचडी एंट्रेंस का क्वेश्चन बहुत ही रहता है कि आपके फादर ऑफ एटीपी साइकिल किनको कहा जाता है। तो ये कहानी हो गई है। इसके बाद इसी को ही हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स कहते हैं, और ये आपका एडेनिन है, राइबोज है और ट्राई न्यूक्लियोफॉस्फेट आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए एटीपी क्या है, तो एटीपी जो है वो मेरा एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात।
क्वेश्चन आ जाएगा तो ठहर जाओगे। ठीक है, तो एटीपी जो है वो आपका न्यूक्लियोटाइड है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन में जाओगे बेटा तो आपके पास 5 स्टेजेस हो गए। ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ लिया, प्राइवेट ऑक्सीडेशन अभी देख लेंगे, टीसीए साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा और एटीपी की सिंथेसिस होगी जिसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हाईलाइट करना चाहो उतना कर लेना। ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, उसके लिए आपको ग्लाइकोलिसिस तो आपको करना ही करना है। The stages glycolysis, pyruvate oxidation, tricarboxylic acid cycle involves substrate oxidation and simultaneously reduction होता है, जो कि आपको देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, यहां तक कहानी हो गई। बाकी अब कुछ चीजें यहाँ पे समझते जाइएगा, और भी चीजें आती जाएंगी। यहाँ तक तो हमने आपको समझा दिया है। ये ओवरव्यू ऑफ द रेस्पिरेशन है, किस तरीके से होता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स फिगर है, शायद अभी ना समझ में आए। बेसिकली क्या है कि आपके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गई, ग्लाइकोलिसिस से आपका पायरुवेट बन गया, पायरुवेट ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोसॉल है, और ये आपका मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पायरुवेट अंदर जाएगा, पायरुवेट से आपका एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम को बनाने के लिए मुझे CO2 हटा देना होगा, और ये एसिटिल कोएंजाइम आपका बहुत जगह से आ सकता है, क्योंकि यही मैंने अभी जो इस लाइन मैंने डिस्कस किया था कि एसिटिल कोएंजाइम जो है यही आपका कॉमन है, फैट हो चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, एसिटिल कोएंजाइम तो आपको बना के लाना ही लाना है। तो आप देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड से भी आपका बन के आ गया है। ये एसिटिल कोएंजाइम आपका क्रैब साइकिल में चला जाएगा। ये क्रैब साइकिल में जब आप जाएंगे तो आपको 3 NADH 1 FADH2 1 GTP जो कि इक्विवेलेंट होता है एटीपी के, वो आपको मिलेगा। टीसीए साइकिल अभी मैं इसको डिटेल फिगर में आपको बताऊंगा, और यहां से भी आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सबस्ट्रेट जो इसमें कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं के ब्रेकडाउन से ही या उन्हीं के दूसरे कन्वर्जन से ही आपको डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस देखने को मिलेगी। कहानी समझ में आ गई। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद जो भी आपने NADH को लाए हैं उसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से ग्रेडियंट वगैरह बनेगा, उसको हम अभी आगे दिखाएंगे, जो कि आपका एटीपी सिंथेसिस आपका स्टेप आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा फिगर था, इसके माध्यम से भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं ग्लाइकोलिसिस के कुछ इनिबिटर्स, जो कि मैंने आपको बोल रखा है, चाहे आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कुछ भी पढ़ते हैं, आपको इनिबिटर्स जरूर याद रखने हैं। तो उसी के क्रम में जो आपका एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस इनिबिटर है वो आपका आइडोएसिटेट है, जो कि इनिबिटर है आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, बहुत ही क्रिटिकल एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस का। उसको इनिबिट करता है, फॉर्म्स अ कोवेलेंट डेरिवेटिव ऑफ द एसएच ग्रुप पर जाके बाइंड कर जाता है उसके एक्टिव साइट पर, और इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये कुछ लर्न करने वाली चीजें हैं, इसमें मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं, मैं बस आपको चीजें प्रोवाइड करा सकता हूं। और आइडोएसिटेट बहुत ही कॉमन है, जो कि आपके एंजाइम्स के एक्टिव साइट को क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है। इसी तरीके से फ्लोराइड भी आपका एक बहुत ही खतरनाक इनिबिटर होता है। फ्लोराइड जो होता है ये भी आपके कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के तरीके काम करते हैं, और ये तो मैंने आपको बता रखा है, जब कुछ ना समझ में आए तो बोल देना कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ठीक है, ये आपके किसको इनिबिट करता है, इनोलेज को इनिबिट करता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी ग्लाइकोलिसिस में जब आप पढ़ते हो। ठीक है, जब लास्ट के 2 स्टेप आते हैं तो वहां पे आपको इनोलेज और पायरुवेट काइनेज वगैरह 2 एंजाइम देखने को मिलते हैं। तो फ्लोराइड जो होता है वो आपके इनोलेज को इनिबिट करता है। इसी तरीके से एक और इफेक्ट आपको जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। अब ये पास्चर इफेक्ट क्या होता है इसको भी समझ लो, कि जब स्टडीइंग फर्मेंटेशन बाय द ईस्ट, जब लुईस पास्चर साहब थे, और पहली बात तो जब इसको पढ़ रहे हो तो जैसे ही लुईस पास्चर का नाम आया है, कहाँ कहाँ इनका नाम सुना है, 5 बातें लुईस पास्चर साहब के बारे में अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, इसके बाद वाइल स्टडीइंग फर्मेंटेशन बाय द ईस्ट, लुईस पास्चर नोटिस दैट द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज वाज रिड्यूस्ड टू 7 फोल्ड व्हेन द एनारोबिक ईस्ट वाज एक्सपोज्ड टू द एयर। पास्चर साहब ने बताया कि अगर एक एनारोबिक ईस्ट है, अगर मैं उसको एयर में एक्सपोज करा देता हूं तो मुझे ऑक्सीजन जो है वो जो आपका ये 7 फोल्ड जो है यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज कम हो जा रहा है। और इन्होंने कंक्लूड किया कि जो आपका ऑक्सीजन है वो आपके ग्लाइकोलिसिस को इनिबिट करता है। इस बात को बताने वाले जो साइंटिस्ट है वो आपके पास्चर साहब है। इसी तरीके से अगर आप और आगे बढ़ते हैं, मैंने एक और फिगर का लगा दिया है, इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय द ऑक्सीजन, सिंपली इसको मैं क्या बोलूंगा, पास्चर इफेक्ट बोलूंगा। बाकी कहानी का सारांश वही था, इसको डिटेल में यहाँ पे आके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसी का उल्टा एक आपका क्रैबट्री इफेक्ट होता है, ये जस्ट उल्टा पास्चर का उल्टा इफेक्ट होता है। द फिनोमिना ऑफ इनिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू टिश्यू हैविंग हाई एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज नोन टू क्रैबट्री इफेक्ट। ये बेसिकली आपका क्या होता है, पास्चर का उल्टा
क्रेबिट्री होता है, बस आपको इतना याद रखना है। अभी बहुत ज्यादा इसको डिटेल में जानने और समझने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं पास्चर वाली कहानी में लुईस पास्चर साहब ने डिस्कवर किया, वो हो गया। इन द एरोबिक कंडीशन द लेवल ऑफ ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट फ्रॉम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ऑनवर्ड डिक्रीजेस व्हाइल द अर्लियर इंटरमीडिएट एक्युमुलेट होते जाते हैं। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट पास्चर इफेक्ट ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। याद रखिएगा, पी से पास्चर, पी से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ एंजाइम। ये भी एक पॉइंट था, रह गया था। पेस मेकर ऑफ एंजाइम, पेस मेकर एंजाइम, सॉरी, पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का जो पेसमेकर एंजाइम है उसको मैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहता हूं। तो जो आपका पास्चर इफेक्ट में आपका कौन सा एंजाइम इनहिबिट होता है, तो उसको याद रखिएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ सिट्रेट और फॉस्फो एक्सप्लेन द पास्चर इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। बाकी क्रेबिट्री जो है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस का रिलेशन कैंसर से भी होता है, क्योंकि कैंसर की जो सेल्स होती है उसमें 3-4 प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, उनको बहुत तगड़ा ग्रो करना होता है। क्योंकि इनिशियली क्या होती है कि कांटेक्ट इनिबिशन उनमें लॉस हो चुका होता है। जनरल क्या होता है कि जब दो सेल एक दूसरे से सटती हैं तो उनमें एक सिग्नल जाता है कि भैया अब इतना मत ग्रो कर जाओ कि एक दूसरे के ऊपर आके लेट जाओ। सिंपल सी कहानी है, ऐसे समझ लो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनिबिशन बोलते हैं, जो कि आपका कैंसर की सेल्स में लॉस हो जाता है। अब चूंकि कैंसर सेल्स ग्रो पे ग्रो, ग्रो पे ग्रो, ग्रो पे ग्रो करती जा रही है, और उस हालांकि इनके में प्रॉपर्टी होती है कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसके लिए इनकी व्यवस्था की गई है। एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, मतलब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो कैंसर की सेल्स अपनी बनाती रहती हैं, लेकिन इनिशियली स्टेज में इतना भी नहीं कैपेबल होती कि तुरंत ही बना देंगी। तो उस समय इनको कैसे एनर्जी चाहिए होती है, तो उस समय ये क्या करती हैं? एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैंसर सेल डिस्प्ले इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, क्योंकि भैया ग्रो करना है तो मुझे ऊर्जा चाहिए, ठीक है, बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं होगा। ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे बहुत चाहिए होता है। एज द ट्यूमर ग्रो द ब्लड वेसल्स आर अनएबल टू सप्लाई एडिक्वेट ऑक्सीजन। भाई ब्लड वेसल्स कितना नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचा देंगे? तुम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सेल्स बनाते जा रहे हो, और सभी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो उस कंडीशन में जो होता है, हाइपोक्सिक एग्जिस्ट होती है। ड्यू टू दिस कंडीशन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैंसर में ये आपको इंटरव्यू में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस का कैंसर से क्या रोल है। तो कहानी समझ में आ गई, पास्चर इफेक्ट समझ में आ गया, क्रेबेट्री समझ में आ गया, कैंसर समझ में आ गया, ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो बनता है आपका अभी तक की कहानी का, ये आपका लगा हुआ है ग्लाइकोलिसिस का। नेट प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस हमने आपको बता दिया, 2 एटीपी कंज्यूम हुई, 4 एटीपी मेरी बनी। ओवरऑल 2 एनएडीएच भी मेरा बन गया, लेकिन ओवरऑल जो मेरा नेट गेन हुआ, मेरा 2 एटीपी और 2 एनएडीएच का हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां कहां पर आपको ये बनने को मिला है वो रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन की गई है, तो वो जाके आप एक बार टैली कर लीजिएगा। बाकी हाँ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मेरी एटीपी ग्लाइकोलिसिस में बनी है, तो मैं इसको दूसरे कलम से हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आपसे पूछता है कि किस लेवल के फॉस्फोराइल मतलब जो आपकी ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बनी है बेटा, वो आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बना है कि आपके सबस्ट्रेट लेवल के फॉस्फोराइलेशन से बना है? तो हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट लेवल के फॉस्फोराइलेशन से बना है, और 2 रिएक्शंस में बना है, तो चूंकि 2-2 करके 4 एटीपी वहां पे मेरी बनी है। इसके बाद आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि मैंने आपको बता दिया, पेसमेकर एंजाइम होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस दैट रेगुलेट द रेट लिमिटिंग कमिटेड स्टेप। इट इज कॉल्ड एज ए एलोस्टेरिक पेसमेकर एंजाइम, जो अभी मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, विच इज एक्टिवेटेड बाय एएमपी एडीपी और इनहिबिटेड बाय द एटीपी एंड प्रोटॉन। अब ये कहानी समझ लो, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। अब समझिए, ग्लाइकोलिसिस आपकी कब शुरू होगी? ग्लाइकोलिसिस आपकी कब शुरू होगी? ग्लाइकोलिसिस मेरी तब शुरू होगी कि जब मेरे शरीर में एटीपी की मात्रा कम होगी। भाई एटीपी कम होगा तभी तो सिस्टम कहेगा कि भैया ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करो। तो यानी कि अगर एटीपी कम है तो एएमपी ज्यादा होगा। गलत बात कह रहा हूँ कि सही बात कह रहा हूँ? सही बात कह रहा हूँ। एएमपी ज्यादा होगा या आपके बॉडी में एडीपी ज्यादा होगा? तो एएमपी और एडीपी जो होंगे वो इसको एक्टिवेट करेंगे। और जब सिस्टम के पास, मान लो कि आपके पास, सपोज दैट अगर आपके पास 50,000 एटीपी आपके पास पड़ा हुआ है, तो एटीपी बन चुका है, तो काहे आप अपने को तकलीफ दे रहे हैं कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस कराओगे, दुनिया भर की चीजें कराओगे? तो जब आपकी बॉडी में एटीपी ऑलरेडी मौजूद है, तो ये क्या करता है? एलोस्टिक या फीडबैक इनिबिशन कह सकते हो। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या करता है बेटा? इनहिबिट कर देता है, जो कि आपके पेसमेकर एंजाइम है। ठीक है, तो ये रेगुलेशन भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान भाषा में, सरल शब्दों में मैंने आपको ये समझा दिया है।
ठीक है? तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा-सा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरे स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। बाकी ये तो अभी मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, ये स्लाइड्स कई बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखेंगे। हाँ, फर्मेंटेशन में एक साइंटिस्ट का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिनको हम गैलुसैक बोलते हैं, ठीक है? इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वो आपके गैलुसैक हैं, ठीक है? और बाकी ये टाइप ऑफ द फर्मेंटेशन ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, तो दोबारा हम इस पे नहीं आएँगे। इसके बाद स्केलेटल मसल नॉर्मली डिराइव देयर एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही हमारी स्केलेटल मसल्स एनर्जी को डिराइव करती हैं। जब भी आप विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम हो जाता है, जिससे क्या होता है पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी से क्या होता है ये आपकी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाता है, जिससे आपको थकान महसूस होती है। क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? दिस लैक्टेट प्रोड्यूस इन मसल्स इज सेंड टू द लीवर में भेजा जाता है वेयर इट कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट ड्यूरिंग द रेस्ट। जब आप रेस्ट कंडीशन में आते हैं तो इसी को ही फिर वापस से तोड़ दिया जाता है। Pyruvate convert back into the glucose by the process gluconeogenesis in the liver and it channeled back to the skeletal muscle for further glycolysis। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? कोरी साइकिल या लैक्टिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कोरी साइकिल क्या है? तो पायरुवेट से लैक्टेट की स्टोरी, लैक्टेट से पायरुवेट की स्टोरी, और इस दोनों स्टोरी में आपको ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरी साइकिल बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। बाकी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है ये आपका जिंक डिपेंडेंट एंजाइम है। एग्जाम में पूछेगा कौन सा मेटल चाहिए आपको। बाकी जिंक डिपेंडेंट 3-4 जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हजार बार मैंने चिल्ला-चिल्ला के बताया है। तो जो इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी कॉपी में जिंक को कहाँ-कहाँ पे मेटल्स को आपने पढ़ा है कि जहाँ पे वो बहुत ही रेगुलेटरी स्टेप प्ले करता है या किसी भी एंजाइम्स के एक्टिव साइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। ठीक है? तो 3-4 बातें हमने समझ लिया। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ ले। ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन ये हो गया, अब इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हाँ, ये चीज को भी मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस में एनएडीएच बनता है बेटा, यही दिक्कत करता है। जो आपके 30 या 32 एटीपी का जो आपका फर्क आता है वो इसी एनएडीएच की वजह से होता है। ठीक है? तो ये इसकी कहानी है, क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एनएडीएच प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट पास थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता है। इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू द ईटीएस, एनएडीएच शटल्ड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके दो तरीके के शटल सिस्टम होते हैं। एक आपका मैलेट एस्पार्टेट होता है, एक आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है। मैलेट एस्पार्टेट जो होता है बेटा, ये जब शटल लगेगा तो ये आपका 32 एटीपी का गेंद देगा और ग्लिसरॉल देगा जो आपका 30 एटीपी का गेंद देगा। कहानी समाप्त। आगे बढ़ ले। अब मेजर प्रोसेस इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम लगा हुआ है, ताकि मैंने कलरफुल डायग्राम उठाए हैं ताकि आपको रटने में आसानी रहे, ठीक है? देखने में भी आसानी रहे कि देखकर भी आप समझ जाओ कि ये क्या हो रहा है। तो देख लीजिए, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको पता चल गया है कि पायरुवेट मेरा 3 कार्बन का है, एसिटिल कोएंजाइम मेरा 2 कार्बन का है, तो एक CO2 मैं हटाऊंगा। और जब मैं CO2 को हटा रहा हूं भैया, तो क्या कहोगे? डीकार्बोक्सिलेशन ही तो कहोगे। तो ये कहानी हो गई। क्रैप साइकिल, टीसीए साइकिल मैंने बता दिया। बहुत सारे इंटरमीडिएट जो बनते हैं उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होते हैं, इसी वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ईटीएस जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। अब कहाँ-कहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? तो ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बताया साइटोसोल में होगा, लेकिन जैसे ही ग्लाइकोलिसिस आपका खत्म होगा वैसे ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स का नंबर आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आपका पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आपका क्रैप साइकिल चलेगा या टीसीए साइकिल चलेगा। और इनर को मैंने आपको बता रखा है, इनर को आप ई से प्रोनाउंस करिए और ई से ई को जोड़ दीजिए तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन जाएगा, कभी गलती नहीं करोगे। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी जो होगा वो आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जितना स्टार लगाना है लगा लो, डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को इस स्लाइड में, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ जो की पॉइंट्स है मैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीजों से मैंने उठाया है। तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन जो होता है ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। इट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ द कनेक्टिंग रिएक्शन होता है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस और क्रैप साइकिल के बीच में कनेक्शन लिंक है। इसी वजह से हम इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन रिएक्शन बोलते हैं या गेटवे रिएक्शन बोलते हैं। 200% बोल रहा हूँ, सीधा लिख कर दे देगा, लेट जाओगे, नहीं समझ में आएगा। ठीक है? तो लिंक रिएक्शन अपनी कॉपी में हाइलाइट करके लिख लो। लिंक रिएक्शन किसको कहते हैं? जब आप अपनी
एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो जो आपने एसिटिल कोएंजाइम ए को कनेक्ट करता है पायरुवेट वाली जो रिएक्शन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना जो है, ये आपका लिंक रिएक्शन है, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम ए जो होगा, यही आपके सारी चीजों को कनेक्ट करेगा। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को हम हटा देंगे और ऑक्सीडाइज करा लेंगे। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द कोफैक्टर मुझे मैग्नीशियम चाहिए, टीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनएडी प्लस चाहिए। थियामीन पायरोफॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग मैंने आगे स्लाइड भी लगा दी है। इसकी डिफिशियंसी से ही आपका एक डिजीज होता है जिसको हम बेरी बेरी बोलते हैं, राइट। इसके बाद आउट ऑफ द 3 कार्बन एटम ऑफ द pyruvic acid one is oxidized to carbon dioxide. This is the first reaction in the respiration that leads to the CO2 प्रोडक्शन। ये पहला रिएक्शन होता है कि आपका CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। ये की पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछ लेगा कि रेस्पिरेशन में ऐसा कौन सा पहला रिएक्शन है जहां पे CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। 90% लोग जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपकी क्रैप साइकिल हो रही है उसको लगा के आओगे, ठीक है। लेकिन CO2 का जो पहला प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो आपको लिंक रिएक्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। द रिमेनिंग 2 कार्बन एटम फ्रॉम एसिटिल मोइटी जो होते हैं वो अपना दुनिया भर का काम करके एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेते हैं। ये आपकी प्रोसेस हो जाती है। Na+ से ये आपको NaDH यहाँ पे और मिल गया है, इसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेकर जाओगे, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम हो गया, पीडीएच कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एसिटिल कोएंजाइम में जो है मेरा कनेक्टिंग लिंक है। रिएक्शन जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम में से मेरा 2 एनएडीएच जो है इस रिएक्शन में मेरे बने, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, एक आपका आर्सेनिक कंपाउंड होता है जो कि पीडीएच का इनिबिटर होता है। ये एंजाइम को इनिबिट करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो आपका आर्सेनिक है, ठीक है। तो आर्सेनिक जो होता है वो पीडीएच को इनिबिट करता है, जो कि आपके या अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज को भी इनिबिट करता है, जो कि बाइंड करता है थायोल ग्रुप पे ऑफ लिपोइक एसिड एंड मेक इट अनअवेलेबल टू सर्व एज ए कोफैक्टर। एक्चुअली में होता क्या है कि आपका पीडीएच जो होता है, शायद मैंने लगाया है नहीं लगाया है, शायद रह गया है, ये आपके 3 एंजाइम्स, मतलब 3 एंजाइम्स का ये कंटेंट होता है, मतलब कह सकते हो कि उनसे मिलकर बना होता है। तो उसमें जो एक पार्ट होता है वो आपका लाइपोइक एसिड होता है, ठीक है। तो लाइपोइक एसिड से जाके वो बाइंड करता है। तो कुल मिला के पीडीएच जो होता है उसका इनिबिटर जो होता है बेटा, वो मेरा आर्सेनिक मॉलिक्यूल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्रैब साइकिल के बारे में हमने समझ लिया। इसको डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं हैंस क्रैब है, और इनको रिसीव्ड किया गया है, इनको नोबेल प्राइज 1953 में मिला है। और 1953 अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा है। अब मैं नहीं बताऊंगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे कि 1953 में क्या-क्या हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है, मतलब कह सकते हो कि मतलब जबरदस्त साल रहा है 1953 बायोलॉजी बैकग्राउंड के लोगों के लिए। तो वो चीजें आपको रिकॉल आनी चाहिए। क्रैप साइकिल जो होती है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। द साइट फॉर द क्रैप साइकिल इज द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एंड ऑल द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर इट आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। याद रखिएगा, सारे एंजाइम्स जो क्रैब साइकिल को कराने वाले एंजाइम होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन आपका जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है ये आपके इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, कि यहीं से जो आपका एफएडीएच बनता है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड के तरीके से काम करता है। तो याद रखिएगा, इनडायरेक्टली यही आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड में भूमिका निभाता है। तो वहां से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपका घुमा फिरा के एग्जाम में डराइव किया गया है। अब बाकी सिट्रिक एसिड साइकिल किस तरीके से आपकी रन करती है ये यहाँ पे देख लो बेटा। पायरुविक एसिड से हम एसिटिल कोएंजाइम ए समझ लिए। अब एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है यहाँ पे सबसे पहले आपका सिट्रेट बनता है, जो कि आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसके लिए एंजाइम जो लगेगा वो सिट्रेट बना रहे हो तो सिट्रेट सिंथेज लग जाएगा, ठीक है। और एकोनिटेज यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिससे ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। और ये याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है कि जो आपका एकोनिटेज एंजाइम होता है ये आयरन डिपेंडेंट होता है। सीएसआईआर में 4 नंबर के क्वेश्चन में 2015-16 में सीधा पूछा था कि कौन सा मेटल किसके लिए जरूरी है, तो आयरन जो है वो आपका एकोनिटेज के लिए है, और जाके देख लेना कैल्शियम जो होता है वो आपके कैलमोडलिन के लिए होता है। यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आइसोसिट्रेट बनेगा, फिर ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनता है, फिर इस तरीके से पूरी रिएक्शन चलेगी। अल्फा 5 कार्बन बनेगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पर 6 कार्बन है, फिर 5 कार्बन हो जाएगा। फिर इस तरीके से सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन बनेगा। और यहाँ पर जब आपकी एटीपी की सिंथेसिस होती है, ये अल्टीमेटली जीटीपी के फॉर्म में होता है, लेकिन ये ओवरऑल एटीपी हो जाता है, जिसको हम सक्सिनाइल थायोकाइनेज बोलते हैं, या सिंथेटेज भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा सक्सिनेट 4 कार्बन बन जाएगा, ये आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, जो कि आपके सेकंड कॉम्प्लेक्स के तरीके से कार्य करेगा। ये याद रखना है, फ्यूमरेट है, मैलेट है, इस तरीके से ये पूरी स्टोरी आपकी चलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, आपको याद रखना पड़ेगा।
इसके बाद क्रेब्स साइकिल सर्व एज ए कॉमन ऑक्सीडेटिव वो जो होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये मैंने आपको बता दिया। TCA does not involve oxygen directly, but it is strictly aerobic because the NAD plus and FAD required for the cycle are regenerated in ETS only in the aerobic condition। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट हो गया। राइट। अब क्रैब साइकिल के क्या क्या इनिबिटर्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर टीसीएस साइकिल इनिबिटेड बाय द रिस्पेक्टिव इनिबिटर्स है। एकोनिटेज हमने बता दिया, जो कि आपका एंजाइम एकोनिटेज का जो इनिबिटर है वो आपका फ्लोरोएसिटेट है, नॉन कॉम्पिटेटिवली इनिबिट करता है। अल्फा कीटो ग्लूटोडिहाइड्रोनेज का आर्सेनेट जो मैंने अभी आपको बता दिया, और मेलोनेट और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज तो आप पढ़ते ही हैं जब आप एंजाइम्स वाली कहानी पढ़ते हैं। जब आप कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स की बात करते हैं तो सक्सिनिक एसिड का मेलोनेट से इनिबिशन आप पढ़ते हैं। राइट। तो ये 4-5 इनिबिटर्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा। क्रैब साइकिल तक हम यहाँ तक पहुंच गए। थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिए, जिससे आपकी कहानी और तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आपके एंजाइम्स होते हैं टीपीपी, ये आपका थियामीन पायरोफॉस्फेट की कहानी आती है। टीपीपी जो आपका होता है, ये कौन कौन से रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपके पीडीएच वाले रिएक्शंस में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2-4 पॉइंट्स और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इथेनॉल फॉर्मेशन वाले रिएक्शन में है। पीडीएच कॉम्प्लेक्स में आपको टीपीपी देखने को मिलेगा। अल्फा कीटो ग्लूटोडिहाइड्रोलेज में आपको देखने को मिलेगा, और ट्रांस कीटोलेज जब आप पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ते हैं तो वहां पर ये आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। बाकी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा। पीडीएच की डिफिशियंसी से, ये मैंने लैलेंजर का लगाया हुआ है, इससे क्या होता है कि वन माइट प्रेडिक्ट म्यूटेशन इन द जीन फॉर द सब यूनिट ऑफ द पीडीएच कॉम्प्लेक्स या डाइटरी थियामिन डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, सीवियर कॉन्सिक्वेंस होता है, जिसको हम थियामिन डिफिशिएंट एनिमल्स बोलते हैं, जो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या होता है, जो कि चूंकि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन एक आपका एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो यानी कि ब्रेन में आपकी एनर्जी नहीं जा रही है, ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही है, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा है, which usually obtain all its energy from the aerobic oxidation of the glucose in a pathway that necessary include the oxidation of the pyruvate। बहुत जरूरी है। तो जिससे क्या होता है, बेरी बेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन बी वन की कमी से डिफिशियंसी होती है, रिजल्ट फ्रॉम द थियामीन की डिफिशियंसी। याद रखिएगा, घुमा के पूछेगा, दुनिया आंसर कर लेगी बी वन की डिफिशियंसी से होता है, लेकिन अगर एक ऑप्शन में रखा होगा पीडीएच कॉम्प्लेक्स में भी म्यूटेशन हुआ है तो भी आपका बेरी बेरी होने की संभावना है, या आप सही से पायरुवेट का ऑक्सीडेशन नहीं करा पा रहे हैं, उससे भी आपको बेरी-बेरी हो जाएगा। इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ द न्यूरल फंक्शन, यानी कि आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। दिस डिजीज अकर प्राइमरली इन ए पॉपुलेशन दैट रिलाई ऑन ए डाइट कंसिस्टेंटली मेनी ऑफ द पॉलिश्ड राइस। याद रखिएगा, जो लोग पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनके भी ये डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। विच लैक्स द हल्स इन विच मोस्ट ऑफ द थियामीन ऑफ राइस इज फाउंड। पीपल्स हु पीपल्स हु हैव हैबिचुअली कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल भी ज्यादा खाते हैं उनके में भी थियामीन की डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी। तो पीडीएच का क्या रिलेशन था वो मैंने आपको समझा दिया। पीडीएच जो होता है वो आपका एक टीपीपी थियामीन डिपेंडेंट एंजाइम होता है, और थियामीन डिपेंडेंट एंजाइम आप कहाँ-कहाँ पढ़ते हैं, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज आप पढ़ते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज पढ़ते हैं, एंड ट्रांसकीटोलेज आप पढ़ते हैं, जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जो मैं एक नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट पार्ट में जब हम सीधा डील करेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, उसको हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है। अब सिट्रिक एसिड साइकिल के क्या-क्या सिग्निफिकेंस हैं, ये भी समझते हुए चलो। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका बनता है। तो सबसे पहला क्या है कि मेजर सिंथेसिस पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ ए रिड्यूस्ड कोएंजाइम। बहुत सारे आपके कोएंजाइम यहाँ पे बनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एनएडीएच, एफएडीएच2 दुनिया भर की चीजें बन रही हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है वो एल्कोलाइट्स का रॉ मटेरियल होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओएए बनता है जो कि रॉ मटेरियल है एल्कोलाइट्स का। कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ये मैंने पढ़ा दिया। प्रोवाइड्स नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बनते हैं जिससे आपके कोई ना कोई चीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपका ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अगर मैं बता दूं तो यही मॉलिक्यूल आगे जाके आपके ग्लूटामेट की सिंथेसिस करता है। अगर आप अमाइनो एसिड की सिंथेसिस पढ़ते हैं तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जाके ग्लूटामेट बनेगा, और ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पे पाथवेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी ना किसी चीज की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 6th पॉइंट पे लिखा है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस, यानी कि अमाइनो एसिड कौन सा, ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। इसी तरीके से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमने पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस में आपको पढ़ाया था, हीम की बायोसिंथेसिस जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो इस क्रैब साइकिल में बनता है वो आपके क्लोरोफिल या साइटोक्रोम की सिंथेसिस में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है।
क्लोरोफिल या हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस अगर आपको करानी है तो आपको सक्सिनाइल कोएंजाइम में और साथ में और भी क्या चाहिए होता है, ग्लाइसिन उसका क्या होता है, प्रिकर्सर होता है। तो ये दो मॉलिक्यूल मुझे चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल यूं ही चल रही है, ये यूं ही नहीं चल रही है। इससे आपको जो ये पूरा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए जो कहानी बन रही है वो तो बनी रही है, बट साथ में इतने सारे मॉलिक्यूल्स भी आपको तोड़ मरोड़ के दिए जा रहे हैं सिस्टम को, जिससे वो अपने और भी प्रक्रिया को कर सके। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ चले। आगे बढ़ने के लिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ। तो हाँ, एक चीज और भी है, नेट प्रोडक्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने आपके क्या क्या बनते हैं। एक चीज याद रखना, एक स्टेप यहाँ पे होता है जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होता है, जहाँ पे आपके दो एटीपी बन जाते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब आपका सक्सिनेट बनता है। बाकी दो एनएडीएच, दो एनएडीएच, दो एफएडीएच, इस तरीके से पूरी कहानी आपकी बनेगी। तो 6 एनएडीएच, दो एफएडीएच2 और दो एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेट गेन ऑफ द एटीपी होगा। बहुत ही ध्यान से इसको समझे रहना बेटा। ठीक है। और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है अभी यहाँ पे कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आ रहा हो, आप इसमें से देख लो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एस्टिल कोएंजाइम ए है। ठीक है, ये एस्टिल कोएंजाइम ए यहाँ पर ये गया है। अब ये एस्टिल कोएंजाइम ए यहाँ पे आपको एनएडीएच देखने को मिल रहा है, एक यहाँ देखने को मिला, एक यहाँ देखने को मिला, और एक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तीन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब चूंकि ये दो एस्टिल कोएंजाइम है तो दो से मल्टीप्लाई कर लो, यही तो कहानी बनेगी। तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे जो आपको 6 एनएडीएच आपको देखने को मिल रहा है वो इस वजह से आया है। बाकी नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे मैं आपको मैसेज या ऑडियो भेज के क्लियर इसको समझा दूंगा। ओवरऑल टीसीए साइकिल को हम एक तरीके का एम्फीबोलिक पाथवे भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें बनती हुई भी दिख रही हैं। ओवरऑल जब आप रेस्पिरेशन आप पढ़ रहे होते हैं तो ये आपका एक कैटाबॉलिक, क्या कह सकते हैं कि कैटालिसिस वाला पाथवे है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको बहुत सारे चीजें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप हीम की सिंथेसिस कर सकते हैं, आप बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं, कुछ और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके का मेरा ये आपका एम्फीबोलिक पाथवे है। अब ओवरऑल इसी की कहानी में हम थोड़ा-सा इसका रेगुलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएच से जब आपका, ये मैंने बता दिया था कि पाइरूवेट से जब एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है तो इसका इन्हिबिटर होगा एटीपी। मैंने बार-बार बोला, सिंपल सी कहानी है भाई, जब आपके सिस्टम में एटीपी पड़ा है तो एटीपी क्यों नहीं क्यों नहीं उसका इन्हिबिटर के तरीके से कार्य करेगा? ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके सिस्टम में एटीपी पड़ा है, एसिटिल कोएंजाइम ए पड़ा हुआ है, एनएडीएच बहुत मात्रा में भरा हुआ रखा है, तो क्यों तुम पाइरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनाओगे? सपोज दैट तुम्हारे पास 10 कॉपी रखी हुई है, या सपोज दैट तुम्हारे पास 10 कॉपी रखी है। मान लो कि तुमने अपने नोट्स बनाने के लिए तुमने 10 कॉपी खरीद के लाए। अब तुम अपने पापा से कह रहे हो कि पापा हमको एक कॉपी और लाके दे दीजिए। तो पापा कहेंगे भैया जब 10 कॉपी तुमको लाके दिए थे तो 10 कॉपी तुमने नहीं इस्तेमाल की है, तो जब उसको इस्तेमाल कर लोगे तब तुमको लाके दे देंगे। तो वही कहानी है कि जब ये पाइरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम में बनने की जो प्रक्रिया है, अगर आपके सिस्टम में एसिटिल कोएंजाइम में मौजूद है, या आपके अल्टीमेटली आपको एटीपी तो बनाना था, अगर आपके पास एटीपी मौजूद है, अगर आपके पास एनएडीएच मौजूद है, तो वो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। इसी तरीके से जब आप सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएंगे तो इनहिबिशन वही एटीपी आपका करेगा, स्टिमुलेटेड बाय द एडीपी होगा। तो यही कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब जो चीजें अवेलेबल है वही चीजें जो होंगी वो उनका इनहिबिशन करेंगी। राइट। तो ये कहानी आपका हो गया, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दुनियादारी वाली बात नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ रेगुलेशन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, तो एंजाइम कैटालाइज द इरिवर्सिबल रिएक्शन आर द रेगुलेटर इन द टीसीए साइकिल, नेमली सिट्रेट सिंथेज आपका इनहिबिटर होता है, जो कि मैंने बताया एटीपी, एनएडीएच और सक्सिनाइल को एंजाइम में। ठीक है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है उसके लिए भी एटीपी जो होगा वो आपका इनहिबिटर होगा। तो बहुत ही बेसिक है, पढ़ लेना, 4 लाइन समझ में आ जाएगा। ईटीएस आपका कहाँ पे रन करेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करता हूं तो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। वो एंजाइम्स के क्या-क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में 46 सब यूनिट है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में 4 है, 3 में 11 है। तो खैर ये चीजें हैं। बाकी प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी में ही आपको आयरन सल्फर के क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, या एफएमएन आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बट आप मोटा मोटा अपने दिमाग में रख लीजिए कि आयरन सल्फर का क्लस्टर मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट। तो प्रक्रिया समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ रहे हैं, धैर्य के साथ बने रहिएगा, अभी कंटेंट अभी बाकी है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक पहुंच गए हैं।
अब एक क्वेश्चन आपका जो और हाईलाइट होता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया दीज कॉम्प्लेक्सेस NaDH टू ऑक्सीजन इज यूनिडायरेक्शनल ड्यू टू द इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो वापस क्यों नहीं आ जा रहा है? तो वापस इसलिए नहीं आ जा रहा है कि अगर आप किसी भी चीज को जब आप उसके रिडॉक्स पोटेंशियल को जब आप मेजर करते हैं, ठीक है, तो जो आप मेजर करते हैं वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ये मैंने एक चार्ट लगा रखा है। अब चूंकि आप यहाँ पे देख लो बेटा, NaD प्लस है या NaDP प्लस है, इसकी जो ई नॉट की वैल्यू है ये माइनस में दी गई है, और अल्टीमेटली आपको ऑक्सीजन से वाटर को बनाना है जिसकी वैल्यू प्लस में दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको बीच में दिखते हुए दिखेंगी जो कि आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि जब आप रिडॉक्स पोटेंशियल आप बनाते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कहानी चलती है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको मैं एक यहाँ पे डायग्राम एक मैंने और लगा दिया है जो कि आपके एटीपी की सिंथेसिस कैसी होती है, उसको मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फिगर ओवरलैप कर गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, या रुक जाइए, पहले दूसरा चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देख लो पहले। अब ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। अब जो तुम NaDH बनाए हो, इस NaDH से आप क्या करोगे, प्रोटॉन को रिलीज कर दोगे, इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को एक आपका लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, यूबी क्विनोन होता है, वो उसको गेन करेगा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है और निगेटिव चार्ज है। मैट्रिक्स पे निगेटिव होता है, इंटर मेम्ब्रेन में हाई प्रोटॉन है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका यूबी क्विनोन गया। बीच में आपका साइटोक्रोम C रिडक्टेज होता है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे। ये आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में गया। कॉम्प्लेक्स सेकंड, अगर FADH अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स सेकंड से स्टार्ट करेगा, वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को नहीं देगा, राइट। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कॉम्प्लेक्स थर्ड की तरफ जाएगा। बीच में आपका साइटोक्रोम C होगा, और हर कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर निकलेगा बेटा, तो इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से समझना कि प्रोटॉन को पंप किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। प्रोटॉन्स को यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स से जा रहा है, ये प्रोटॉन को इनर से आउटर की तरफ क्या कर रहा है, फेंक रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चारों कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। ठीक है, और चारों कॉम्प्लेक्स की तरफ जाके क्या होता है कि यहाँ पे टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो मेरा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन जो कन्वर्ट हो जाता है पानी में कन्वर्ट हो जाता है। कहानी समझ में आ गई? वही कहानी यहाँ पे लिखी गई है, बहुत आराम से इस फिगर को पढ़ लेना। अब चूंकि यहाँ पे प्रोटॉन इतने ज्यादा भर दिए गए, इतने ज्यादा यहाँ पे भर दिए गए कि जो आपका पचवां इलेक्ट्रॉन, जो पचवां कॉम्प्लेक्स हम जिसको बोलते हैं, उसको हम प्यार से एटीपी सिंथेज बोलते हैं। याद रखिएगा, एटीपी सिंथेज जो होता है ये आपका पांचवा कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें आपके, अभी मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूंगा, दो सब यूनिट होती है, F0 होता है, F1 होता है। F0 से यही प्रोटॉन यहाँ पे मूव करके आते हैं, और यहीं से क्या होते हैं, जो कि इतना ज्यादा यहाँ पे ग्रेडियंट बन जाता है, जिससे एक ऊर्जा बनती है जिसको हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलेंगे भैया, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनते हैं। प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा, और प्रोटॉन मोटिव फोर्स जब बनेगा तो यहाँ पे आपकी एटीपी की सिंथेसिस स्वतः हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? बाकी डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ इसमें रखा है। इंटरनली आपकी यू साइकिल क्यू साइकिल चलती है, अभी उसका समय नहीं है। यूबी क्विनोन पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका मॉलिक्यूल होता है यूबी क्विनोन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका साइटोक्रोम C बीच में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फोर्थ आपका पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स 5 आपका पड़ेगा। इतनी कहानी मेरे को समझ में आ गई। अब एटीपी की सिंथेसिस हुई कैसे, अगर मैं उसको समझना चाहूँ, तो इसमें एटीपी की सिंथेसिस जो होती है ये आपके दो तरीके के, इसमें अगर आप इसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहें स्ट्रक्चर को, तो एक आपका F1 यूनिट होता है, एक आपका F0 होता है। F0 आपका इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पे होता है, और F1 जो होता है ये इस साइड आपका लगा है। प्रोटॉन आउटसाइड से अंदर की तरफ आ रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपके बहुत सारे सब यूनिट होते हैं। अल्फा होता है, बीटा होता है, देख लेना, अल्फा 3 बीटा, एक गामा होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, गामा जो होता है ये मूव करता है। ठीक है, गामा जो होगा ये आपका मूव करेगा, जब प्रोटॉन इसमें से जाएंगे तो गामा मूव करेगा। और बीटा की साइड पर क्या होता है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करेंगे, और बीटा की साइड से ही आपका एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगा। अब इसको भी याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, बाकी यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन लगा है। इन द रिस्पॉन्स टू द प्रोटॉन फ्लक्स द गामा सब यूनिट फिजिकली रोटेट करता है, जिससे कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। बायोकेमिस्ट्री जब भी पढ़ोगे, किसी भी प्रोसेस को होने के लिए कन्फर्मेशनल चेंज होना होना है। वो कन्फर्मेशनल चेंज होता है कहां पर होगा, बीटा सब यूनिट पे होगा, जिससे आपकी एटीपी की सिंथेसिस होगी। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि
अगर मैं आपको सिंपल सी कहानी बताऊँ, अगर आपको इसको रटाने का मैं प्रयास करूँ, तो गामा में आपका माँ आता है, ठीक है? और बीटा की अगर मैं बात करूँ तो बच्चा आता है, ठीक है? बीटा से बच्चा लिख सकते हो। तो बच्चे के आगे-पीछे, अगर बच्चे को भूख लगी है, उसको खाना खिलाना है, तो उसके आगे-पीछे कौन घूमेगा? माँ घूमेगी। तो यानी कि रोटेशन किसका होगा? अगर आपसे सिंपल सा पूछा गया है 4 ऑप्शन में कौन-सा रोटेट करता है, तो हम क्या आंसर करेंगे? हम गामा आंसर करेंगे। और जब बच्चे के पास माँ घूमेगी, तो बच्चे को क्या होगा? बच्चे को खाना खिलाएगी। जब बच्चे को खाना खिलाएगी, तो बच्चे में ऊर्जा का संचार होगा। जब ऊर्जा का संचार होगा, तो बच्चे में एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो ये कहानी हमने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझा दी है। 3 अल्फा 3 बीटा है। इसी बीटा सब यूनिट में आपके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करते हैं और एटीपी की आपकी सिंथेसिस हो जाती है। अब अगर मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ, ये आपकी कहानी होगी। लेलिंजर साहब ने थोड़ा-सा इसको और डिस्क्राइब करते हुए बताया है कि बीटा साइड पर ही होता है। ये आप देख सकते हैं, अल्फा बीटा वाली कहानी हो गई। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी कहानी होती है, तो 3 प्रोटॉन्स आते हैं। बस एक एडिशनल बात आपको याद रखना है कि 3 प्रोटॉन बाइंड करते हैं, जिससे आपकी पर्टिकुलर एक एटीपी की सिंथेसिस होती है। बाकी इस पूरी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो कहानी क्लियर हो गई, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है? अब अगर मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ जाऊँ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन हमने समझ लिया, और वही कहानी यहाँ पे लिखी गई है। थोड़ा-सा आप यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम याद रखिएगा, एनएडीएस डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो मैंने आपको बताया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्वेश्चन पूछ लेगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड आपको दूसरा कहाँ मिलता है, मतलब कहाँ देखने को मिलता है, तो मैं क्या आंसर करूँगा? मैं क्रेब साइकिल करूँगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है मेरा साइटोक्रोम सी है। कॉम्प्लेक्स 4 मेरा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है। और एटीपी सिंथेज जो है वो मेरा कॉम्प्लेक्स 4 है। बाकी इस सब सारी कहानी में आपके प्रोटॉन का पंप होता है। 4 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन आपके उधर से कहानी निकलेगी। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से आपका 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स थर्ड से आपका 4 प्रोटॉन, और इधर से आपका 2 प्रोटॉन। तो ये सारी स्टोरी होती है। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो मेरा ऑक्सीजन होगा, जिससे मेरा पानी का एक मॉलिक्यूल मेरी की सिंथेसिस हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई बच्चा? अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूनिडायरेक्शनल, मैंने आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट हो गया। हाँ, साइटोक्रोम्स के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 3 टाइप के साइटोक्रोम होते हैं, जिनको हम ए, बी, सी कहते हैं। और ये आते कैसे हैं? बेस्ड अपॉन द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पीक। मतलब जब आप इनका स्टडी करोगे, तो जो इनका एब्जॉर्प्शन पीक होता है, उसके आधार पे इनको हमने ए, बी, सी के नाम से दिया। बाकी अब बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना, बस आपको इतना जानना है कि यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन वाला खेल होता है, जो जैसा एब्जॉर्ब किया उसी हिसाब से उनका नामकरण कर दिया गया। राइट। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, कुछ इनहिबिटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। एट्रेक्ट्लोसाइड, ये आपका एक प्लांट का टॉक्सिन है, जो इनहिबिट करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बाय इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। आप दुनिया भर की चीजें पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या एटीपी की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, लेकिन आपका जो एट्रेक्टलाई सॉरी क्या है यार, एट्रेक्टाइलोसाइड जो आपका ये मॉलिक्यूल है, ये आपका इनहिबिट करता है इनडायरेक्टली। कैसे इनहिबिट करता है? ये आपके एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कैरियर सिस्टम को फैसिलिटेट करता है टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एटीपी एंड एडीपी। एट्रिक्लोसाइड इनहिबिट एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कैरियर को ब्लॉक कर देता है, जिससे एडीपी की सप्लाई नहीं हो पाती है। कहने का मतलब है कि भाई, अभी देखोगे बहुत सारे मैं इनहिबिटर्स बताऊंगा जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के इनहिबिटर होंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड के इनहिबिटर होंगे। लेकिन जो आपका ये मॉलिक्यूल है एट्रेक्लोसाइड, जो भी इसका नाम है, ये आपके एडीपी को इनहिबिट कर दे रहा है कि भैया तुम सब कुछ कर लो, हम एडीपी ही नहीं देंगे तो तुम बनाओगे क्या? समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा होशियार मॉलिक्यूल है। तो ये प्लांट के टॉक्सिन है, ए से कनेक्ट कर लेना, एडीपी का इनहिबिटर होता है। राइट। इसके बाद अनकपलर, जो हमने अभी पिछले वीडियो में चर्चा किया था, बॉडी हीट वगैरह प्रोडक्शन करने में होते हैं, डीलिंक कर देते हैं। सब्सटेंस दैट अनकपल ऑक्सीडेशन फ्रॉम द एटीपी फॉर्मेशन, अलाउ ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और इसका एग्जांपल है 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लेना। इसके अलावा क्यू साइकिल आपको देखने को मिलेगी। पीटर माइकल साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है, मैकेनिज्म ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूबिक्विनोन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड नेम्ड इट प्रोटॉन मोटिव क्यू साइकिल। बाकी जो आपका साइटोक्रोम होता है, ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, फाउंड इन ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इट्स बाइंड्स वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ये आपके इलेक्ट्रो स्टैटिक इंटरेक्शन से आपका जुड़ा होता है। पेरिफेरल प्रोटीन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम सी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंटीबायोटिक कुछ आपके होते हैं, जिसमें आपका वैलिनोमाइसिन आता है, ग्रामीसाइडिन आते हैं, और निग्रेसिन आपका होता है, जो आयनोफोर के तरीके काम करते हैं फॉर द पोटेशियम आयन। बोथ these compound are also capable of dissipating proton gradient across the inner mitochondrial membrane, और इससे क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को इनहिबिट करते हैं। कुल मिला के कुछ मॉलिक्यूल्स, आयनोफोर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर आयंस को मतलब बाइंड करें, या उनको
उनको इनहिबिट करने की या उनको मॉड्यूलेट करने की क्षमता रखते हैं, उनको हम आयनोफोर कहते हैं। तो कुछ आपके वैलिनोमाइसिन, ग्रेमिसाइडिन या निग्रेसिन होते हैं। ये चूंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट समझा, तो हमने प्रोटॉन के टर्म्स में समझा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम में यहाँ पे पोटेशियम नहीं है या सोडियम नहीं है। तो पर्टिकुलरली अगर आपके इसके ग्रेडियंट को खराब करना है, तो आप पोटेशियम को भी कहीं ना कहीं इंटरप्ट करके आप इसके ग्रेडियंट को खराब कर सकते हैं। तो जो वैलिनोमाइसिन है वो उसके क्या करता है, इसके पर्टिकुलर इस ग्रेडियंट को खराब करने के लिए पोटेशियम को क्या करता है, इनहिबिट करता है। लर्न करने वाली चीज है, याद कर लेना। ठीक है। बाकी अनकपलर में आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है, ये मैंने इमेज आपका लगा दिया है। और एक आपका और होता है जिसको हम एफसीसीपी कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कार्बोनिल साइनाइड ट्राइफ्लोरोमेथॉक्सी फेनाइलजीन करके ये आपके होते हैं। और इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा, बोथ डीएनपी एंड एफसीसीपी हैव ए डिसोसिएबल प्रोटॉन एंड आर वेरी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। दे कैरी प्रोटॉन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिसिपेटिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डेसिपेटिंग वर्ड सीएसआईआर ने इस्तेमाल किया है। इस पूरे क्वेश्चन को जब उसने डराइव किया है, तो उसने डेसिपेटिंग हीट वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोथ आल्सो अनकपल कर देते हैं फॉस्फोराइलेशन। ये सुंदर सा डायग्राम आपके लेलिंजर साहब ने बनाया हुआ है, देख सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नॉर्मली होना चाहिए था, लेकिन इस केस में क्या हुआ है बेटा, इस केस में क्या हुआ है कि जो आपके अनकपलर जो आपके प्रोटीन है, जो कि आपका थर्मिनोजेनिन भी एक आपका अनकपलर प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका हीट का जनरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द अनकपलर प्रोटीन थर्मिनोजेनिन ऑफ ब्राउन फैट, जो कि अभी इसके पिछले लेक्चर में हमने चर्चा कर लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिंग रूट ऑफ प्रोटॉन टू री इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। इसके बाद इनिबिटर्स का ये चार्ट मैंने लेलिंजर से भी उठा दिया है। कुछ आपके इनिबिटर्स हैं, ईटीएस कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से इनिबिटर हैं, तो रोटिनोन, एमओ, बार्बिटॉल, पेरिसाइडिन, ये आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के इनिबिटर है। कॉम्प्लेक्स सेकंड का जो इनिबिटर है वो आपका मेलोनेट होता है, जो कि आप सक्सिनेट, जो कि आपके एंजाइम्स वाले में मैंने आपको पढ़ाया है। एंटीमाइसिन ए जो होता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स थर्ड का इनिबिटर है। और एक छोटी छोटी सी बात याद रखना, जितने भी गैसेस होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स फोर्थ के इनिबिटर होते हैं। और उस गैस में आपका साइनाइड हो जाएगा, एजाइड हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। एजाइड को कैसे लिखोगे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के मुझे बताना टेलीग्राम पे, ठीक है, नहीं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में पूछ लेगा, छोड़ के चले जाओगे। ठीक है। अब ये एक चार्ट आपका यहां से भी मैंने कवर करा दिया है, कुछ और भी हम देख लेते हैं। साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एंटीमाइसिन ए समझ लिया, रोटिनोन समझ लिया, एमाइटल समझ लिया, डीसीएमयू ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिबिटर होता है, जो क्यूबी को कॉम्पैक्ट करता है फॉर द बाइंडिंग साइट इन द फोटो सिस्टम सेकंड। ये अभी हम फोटोसिंथेसिस में भी आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, तो ये आपके फोटो फास्फोराइलेशन का इनिबिटर होता है। ये आपका डीसीएमयू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्यूनॉन बी, क्यूबी साइट पे बाइंड करता है। राइट, समझ में आ रही है भैया। इसके बाद एटीपी सिंथेज का जो इनिबिटर होता है, एक आपका ओलाइगोमाइसिन है। इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, दो एफ की यूनिट्स होती हैं, एक आपकी एफ ओ होती है और एक आपका F1 होता है। तो ये एफ नॉट जो बना है ना, इसमें ओ इसीलिए आया है क्योंकि ये ओलाइगोमाइसिन से सेंसिटिव है, इसी वजह से ये वर्ड ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो ये ओलाइगोमाइसिन आपको समझ में आ जाएगा और एफ नॉट को इनिबिट करेगा। अनकपलिंग के लिए आपको एफसीसीपी और डीएनपी हो गए, जो कि आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। और प्रोटॉन आयनोफोर में मैंने वैलिनोमाइसिन को समझ लिया। थर्मिनोजेनिन जो होते हैं वो आपके ब्राउन फैट में होते हैं, जो कि प्रोटॉन कंडक्टिंग पोर्स करेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि आपका प्लांट का टॉक्सिन है, एट्राक्टोलाइसाइड मतलब प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, ये आपका इनडायरेक्टली इनिबिट करता है। क्या इनिबिट करता है कि तुम सब कुछ काम कर लो, हम एडीपी ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आप एटीपी की सिंथेसिस क्या ही करोगे। सिंपल सी कहानी, ये हमने आपको समझा दिया। इसी तरीके से अगर मैं कॉम्प्लेक्स 5 की बात करते हैं, तो ऑलरेडी इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ये आपका, अगर मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँ, तो ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। बी सब यूनिट इस तरीके से होती हैं आपकी, अल्फा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट है। तो इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ बहुत खास अब बचा नहीं है। बीटा सब यूनिट जो होती हैं वही आपकी एग्जैक्टली द साइट ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन का जो आपका साइट है, वो मैं क्या कहूंगा, मैं बीटा सब यूनिट को कहूंगा। और इस पूरे प्रोसेस को एटीपी बनाने के लिए मुझे प्रोटॉन मोटिव फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। राइट, इसके बाद अगर मैं, हाँ, शटल सिस्टम हमारा रह गया था, उसका भी फिगर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, देख लो बहुत ध्यान से, नहीं तो कहोगे पता नहीं क्या शटल शटल शुरू में चिल्ला रहे थे। तो शटल सिस्टम में क्या है, आपने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया, 2 NADH आपको मिले। अब ये 2 NADH जो है, ये
कैपेबल नहीं है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा सके, तो समझ रहे हो ना, ये मतलब समझ लो कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे सपोज दैट कि ये जा नहीं सकता है कहीं पर किसी पर्टिकुलर जगह में, इसको छुपा के लेकर जाना है। तो मैलेट का जो मॉलिक्यूल है वो कहता है कि चलो भैया तुम मेरे साथ जो है हम जाएंगे और मेरे साथ ही तुम भी पार लग जाना। तो मैलेट के फॉर्म में जाता है, और जब ये मैलेट वापस से एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे ये एनएडीएच को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये कहानी हो जाती है। लेकिन अगर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ में जाता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड कहता है कि भैया हम तुमको ले तो जाएंगे, लेकिन हम तुमको तुम्हारा रूप परिवर्तन कर देंगे। समझ रहे हो, समझ लो कि तुम अगर मेरे साथ अगर तुम कह सकते हो कि कोई अगर एक्स बन के गए हो, तो तुम वहां पे तुम वाई रहोगे। तो यानी कि यहाँ पे जब ग्लिसरॉल के साथ जाता है, तब ये एफएडी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और एफएडी से मैंने आपको बताया कि ये आपको 1.5 एटीपी के इक्विवेलेंट आपको एनर्जी देता है, और एनएडीएच जो होता है वो आपको 2.5 के एटीपी के अकॉर्डिंग आपको देता है। तो इसी वजह से जो आपका 30 या 32 एटीपी का जो आपका फर्क आता है, वो इसी वजह से आता है कि अगर आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड चैनल से अगर आप गए हैं, तो आपको एफएडीएच2 देखने को मिलेगा, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज जो आपकी और इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी क्विशेंट वॉल्यूम, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देखे होंगे। तो एक आपका टर्म होता है आरक्यू। आरक्यू क्या होता है, जितना आप CO2 इवॉल्व करते हैं और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, इसके रेशियो को कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसकी जो वैल्यू होती है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्टेट था। इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है या 1 से कम हो सकती है, डिपेंड करता है क्या सबस्टेट है। मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस इतना याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, कैसे 1 आया है यहाँ लिखा है। फैट के लिए जो वैल्यू होती है 0.7 होती है, ट्राई पाल्मिटिन के लिए कैलकुलेट कर लेना, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए जो ये वैल्यू होती है वो 0.9 होती है, पी को लिखना, पी को उल्टा कर देना, कंफ्यूज नहीं होगे। 0.9 जो होगा वो आपका प्रोटीन्स का हो जाएगा, राइट। इसके बाद जो आपके जीरो वैल्यू जो होती है, जो आपके सकुलेंट प्लांट होते हैं, जो नाइट में आपके रेस्पिरेशन करते हैं, डियर स्टोमेटा आर ओपन, द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ऑर्गेनिक एसिड। इस केस में जो आपका मैलिक एसिड वगैरह जब आपके बनते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आपकी 0 होती है, ठीक है। इसके बाद एनारोबिक कंडीशन में जब आएंगे, तो आपकी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। बस ये टर्म्स हैं, याद रखिएगा। कुछ आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इसके बारे में शायद मैंने आपको बताया भी था कि सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक एसिड की होती है 4 होती है, मैलिक एसिड की शायद 1.33 होती है। बाकी सकुलेंट प्लांट में जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे जो वैल्यू आती है वो आपकी 0 होती है। बाकी एक चार्ट लगा दिया है मैंने। कार्बोहाइड्रेट को याद रखना, जितनी बड़ी स्पेलिंग उतना कम वैल्यू 1, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, हाँ यहाँ पे मेंशन है, 4 वैल्यू है। प्रोटीन की 0.9 है, पी को लिखना और पी को उल्टा कर देना, 9 बन जाएगा। लिपिड की अगर मैं बात करता हूं, तो 0.71 होगा, मैलिक एसिड 1.33 होगा। बाकी कलर्ड पेटल की 1 से कम होती है, मिक्स मैच्योरिंग फैटी एसिड की 1 से ज्यादा होती है। तो ये कहानी हो गई। बाकी अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको इसका एक देना चाहूँ कि क्या-क्या चीजें हमने यहाँ तक समझ के गए हैं, तो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपके रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आपका फ्लोटिंग हो सकता है, प्रोटोप्लाज्मिक हो सकता है, पी से पी कनेक्ट कर लिया, प्रोटीन हो गया। प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे हमने समझ लिया, एरोबिक होगा तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होगा, एनारोबिक होगा तो वहां पे साइटोसोल का रोल होगा। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड है या तो अल्कोहल हो जाएगा। लैक्टिक एसिड वाली कहानी होगी, अल्कोहल वाली कहानी होगी। ग्लाइकोलिसिस मेरा कॉमन पाथवे होगा एरोबिक एनारोबिक के लिए। पायरुवेट ऑक्सीडेशन को हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल होगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेप हो जाएगा, राइट। अगर अब हम यहाँ पे लोकेशन की बात कर ले, क्या क्या मुझे मिला, तो ग्लाइकोलिसिस मेरे साइटोप्लाज्म में हो गया, 2 एटीपी 2 एनएडीएच मिल गया। पायरुवेट ऑक्सीडेशन मुझे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हुआ, 2 एनएडीएच हो गया। सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ईटीएस हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। ये आपकी कहानी आपकी बन गई। बस एक चीज यहाँ पे रह गया है, जो थोड़ी सी अलग लेवल की बातें हैं, बस उसको मैं आपको बता के ये आपका मेगा रिवीजन खत्म हो जाएगा। एक आपका पाथवे होता है जिसको हम रैपॉर्ट लेबरिंग साइकिल बोलते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या, आपने एक मॉलिक्यूल सुना होगा 2,3-बीपीजी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल प्ले करता है रोल। तो इसका रोल क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ द 2,3-बीपीजी हो जाता है। ये बेसिकली आपके आरबीसी में बनता है। नॉर्मली आप जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, तो आपका 1,3-बीपीजी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2,3-बीपीजी बन जाता है, ठीक है। और ये आपका एक बाइफंक्शनल एंजाइम्स वगैरह होता है, लेकिन इसका रोल क्या होता है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ 2,3-बीपीजी अलाउ द ग्लाइकोलिसिस टू प्रोसीड विदाउट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जो तरीके का शंट पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलिसिस काम करता है टू डेसिपेट या वेस्ट द एनर्जी नॉट नीडेड बाय द एरिथ्रोसाइट, ठीक है।
एरिथ्रोसाइट्स के लिए ये होता है, बेसिकली समझ लो यहाँ पे ये फिगर मैंने लगा दिया है। ग्लूकोज से ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट तक आप ग्लाइकोलिसिस में आए। नॉर्मली क्या होता है, ग्लिसरेडिहाइड से आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, इसके बाद आप फॉस्फोग्लाइसरेट बनाते हैं और पायरुवेट बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि ये आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट सीधा 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जाके सीधा 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि यहाँ पे आपकी एटीपी कंज्यूम नहीं हुई, आपकी एटीपी नहीं बनी बेटा। तो यानी कि ये एरिथ्रोसाइट्स कहानी में होती है। बाकी 2,3-बीपीजी इज नॉट अ वेस्ट मॉलिक्यूल इन द आरबीसी, इट कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ और रिड्यूस हीमोग्लोबिन एफिनिटी विद ऑक्सीजन। Therefore, in the presence of 2,3-BPG, ऑक्सीहीमोग्लोबिन अनलोड्स मोर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। जब आपके टिश्यू में ज्यादा ऑक्सीजन को अनलोड करना होगा तो वहां पे 2,3-बीपीजी जो होता है वो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कराता है। समझ रहे हो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए तो उस समय आपके 2,3-बीपीजी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। इंक्रीज इन द एरिथ्रोसाइट 2,3-बीपीजी इज ऑब्जर्व्ड इन द हाइपोक्सिक कंडीशन। जब आप हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पर जाते हो, याद रखना पहाड़ों पर जाते हो उस समय 2,3-बीपीजी आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है। आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे। फिटल टिश्यू एनीमिक कंडीशंस वगैरह में क्या होता है, इसका लेवल आपका बढ़ जाता है। इन ऑल दीज केसेस 2,3-बीपीजी विल इनहैंस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो बस इतना बताने का मतलब था, बाकी बहुत ज्यादा जानने का समय नहीं है। बाकी एक लेक्चर में मैंने इतनी सारी चीजों को तो मतलब कवर करने का प्रयास किया है। आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। डेफिनेटली आशा करेंगे कि आपका यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन जाए। बाकी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं किया होगा तो भी आपको एक आइडिया मिला होगा कि ओवरऑल ये कहानी थी क्या आज तक, जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इन सब चीजों में परेशान थे। तो बहुत सारी चीजों को हमने एक जीरो से लेके 100 लेवल तक हम इसको ले जाने का प्रयास किए हैं। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक की चीजें जितनी भी बन सकती थी मैंने उसको समेटने का प्रयास किया है। तरह तरह की बुक्स मैंने इस्तेमाल की है, किसी एक बुक का कंटेंट नहीं है। अगर आप भी इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लेलिंजर जा सकते हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी उठा सकते हैं। इसके अलावा आप जो मेरे चैनल पे जिससे मैंने इम्यूनॉलजी पढ़ाई थी, सदावा द लाइफ साइंस, वहाँ का कंटेंट मैंने उठाया। तो मतलब किसी चीज़ का अंत नहीं है, इतना भी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बची है। बट हाँ, मैंने इतना ज़रूर आपको क्लियर कर दिया है कि हाँ, कुछ अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे और अगर दोबारा बुक उठा के इसको स्वतः पढ़ने का प्रयास करोगे तो भी आपको कहानी समझ में आएगी। मोटी-मोटी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको सेशन ये आपका अच्छा लगा होगा। बाकी कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस तरीके से नॉन स्टॉप मैंने ये वीडियो शूट किया है उसी तरीके से आप भी ईमानदारी के साथ इस पूरे वीडियो को देखकर अपना जो भी पॉजिटिव फीडबैक हो उसको ईमानदारी के साथ जरूर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और इस तरीके का आप और वीडियो पसंद करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, ताकि इस तरीके के और भी मेगा रिवीजन आपको दिए जा सके, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे जरूर देख सके। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेगा रिवीजन के और भी वीडियोस अवेलेबल है। एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे ये आपका कह सकते हैं कि ये प्लेलिस्ट बनी है, लाइफ साइंस मेगा रिवीजन फॉर ऑल जीआरएफ एग्जाम। यहाँ पे मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि ऐसा नहीं है कि सीएसआईआर के लिए नहीं है, डीबीटी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। नीट वाले बच्चे भी देखेंगे, उनके लिए भी काम आएगा। तो सभी के लिए है, तो इसको पूरा देख कर जाइएगा। लास्ट 4 दिन खूब अच्छे से मेहनत कर लीजिए। बाकी ये वीडियो, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।